चंपा, गुड मॉर्निंग चंपा। चंपा आवाज আসছে? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो चलो सर स्टार्ट करें आज का इक्विटी डेरिवेटिव लेक्चर्स। सर आज क्या होगा क्लास में? आज क्या होगा? सुमित बोल रहे हैं कि सर ज्वाइन করতে পারছি না। क्यों? লাইসেন্সটা দিয়ে জয়েন করবে তো ভাই। একবার বলো না, সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ। ট্রাই করারও কোনো প্রয়োজন নেই। ইয়েস সুমিত, গুড মর্নিং। হ্যাঁ, গুড মর্নিং। আরে জয়েন করতে পারছিলাম না। যখন নর্মাল প্রবলেম হবে লাইসেন্সের যে এটা দিয়েছিলাম আইডি পাসওয়ার্ডটা, ওটা ইউজ কবে করবি তাহলে? আরে ও ঠিক আছে, করে নাও। ओके। गुड ओके। मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो बेसिकली आज का डिस्कशन क्या होगा? सर आज हम लोग ऑप्शन मार्केट बेसिक्स में मेनली डिस्कस करेंगे जार्गन पे। जार्गन मतलब सर एकदम बेसिक्स एरिया, मतलब किसी को भी आज अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो स्पेशली मैं फ्यूचर के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि फ्यूचर का एक अलग ही डिस्कशन रहा है। जिन लोगों का हो गया है बहुत अच्छा, जिनका नहीं हुआ है उनके साथ में बाद में फिर से डिस्कशंस करूंगा, या जो भी डाउट है क्लियर करूंगा। नहीं रहना चाहिए फिर भी। लेकिन ऑप्शंस का जो बेसिक एरिया है, तो लास्ट दो लेक्चर्स ऑप्शंस में ये रहा कि आखिर ऑप्शन मार्केट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि कॉल ऑप्शंस बायर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कॉल ऑप्शंस बायर का जो मेंटेलिटी होता है, एज वेल एज कॉल ऑप्शन सेलर का क्या मेंटेलिटी होता है, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट एंगल से नहीं, किसी भी एसेट क्लास के एंगल से हम लोगों ने देखा। मतलब चाहे घर हो जाए, मतलब किसी को लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, वट जो भी एसेट क्लास सामने रख के हम लोग सोचेंगे, हम लोग बिल्कुल उसके ऊपर बेस करके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन का जो सबसे बड़ा डीलिंग्स होता है वो स्टॉक मार्केट में होता है। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है वो हम लोगों ने लास्ट दो क्लास में देखा सर। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट जार्गन है, टेक्निकल टर्म्स है, जिसके ऊपर आज का फोकस रहेगा। अच्छा, उससे पहले एक बार मार्केट में चले जाते हैं। आज तो छुट्टी है, आज गुड फ्राइडे है। तो जैसे कि मुझे पीयूष ने बताया सर, आज गुड फ्राइडे का छुट्टी है। तो छुट्टी तो है, छुट्टी मार्केट भी मनाता है कभी कभी। लेकिन हम लोग आ गए सर मार्केट का करंट कंडीशंस पे। निफ्टी 50 कहाँ है और निफ्टी 50 क्या कर रहा है? सर कल मार्केट अपवर्ड मतलब बुलिश क्लोज हुआ है सर। कल का मार्केट बुलिश क्लोज हुआ है 17,500। 17,599। 17,599 मार्केट बड़ा पॉजिटिव है। इसके पीछे दो चार रीजन है। अच्छा, ये आरबीआई ने रेपो के बारे में कुछ कहा है क्या? आई थिंक तुम लोगों ने ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे। স্যার আমি তো কালকে দিলাম তো গ্রুপে। हाँ, रेपो বাড়াচ্ছে রেট না চেঞ্জ তাই তো? হয়নি স্যার। रेट चेंज না না করছে না, না। यस, जरूरी था ইনফ্লেশনের सर। জন্য। रेट चेंज नहीं कर रहा है सर, ये बात बैंक को भी पता था। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बैंक के पास भी रेपो ना बढ़ाने के बारे में खबर था कि आरबीआई क्या करने वाला है। तो ऑब्वियस बात है उसका इफेक्ट मार्केट में नजर आ गया। हाँ, ये देखो, बैंक को सब पता होता है। और एक चीज है सर, रिसेंट बैंकिंग बिजनेस पे काफी पॉजिटिव नजर आया सर। ठीक है, देखो बैंक काफी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। इसका मिंट में आप खबर देख सकते हो। Strong quarterly numbers of banks and NBFCs with windfall tax cut lift market. Main one of the reason था कल का मार्केट आप होने का कि बैंक और एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब जो आरबीआई के अंदर ही चलता है, नॉट प्योर बैंक बट पैसा लोन देना, यही काम करते हैं सर। वही बैंकिंग सिस्टम ही है, नाम थोड़ा अलग है। एनबीएफसी अपने पैसे से करता है एक्चुअली। मतलब बैंक क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, ये सब प्योर बैंकिंग देते हैं। बट एनबीएफसी अपना मतलब खुद के पास जो उनका मतलब काफी बड़ा बैलेंस होते हैं उसके ऊपर बेस करके मार्केट में लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो वट एवर दोनों आरबीआई के अंदर काम करते हैं। और उससे बड़ी चीज है कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव रहा है, और जिसका इफेक्ट मार्केट में बहुत जोर का देखने को मिला है। और लास्ट दिन और एक चीज बताया कि एफआईआई का पैसा वापस इंडियन मार्केट में आना, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। अच्छा, मुझे पीयूष ने बताया था सर एचडीएफसी थोड़ा देख के बताइए। मैं देखता हूँ एचडीएफसी का क्या है। वैसे तो ये टेक्निकल डिस्कशंस है पर फिर भी
यस पीयूष, बोल क्या देखा तूने? না আমি স্যার 15 মিনিটের চার্ট দেখছিলাম, মানে একটা বড় মুভমেন্ট দিয়েছিল 5 তারিখে, তারপরে মার্কেট একটু হালকা সাইড বেস করে যাচ্ছে। এই যে দেখো। अच्छा, 5 तारीख का देखा था तूने? अरे 5 तारीख एक्चुअली ये जो मतलब रिसेंटली जो हुआ है ना सर, ये HDFC बैंक में बेसिकली वही मेन रीजन वही है कि बैंकिंग बिजनेस में जो पॉजिटिव मतलब बेसिकली जो क्वार्टर रिजल्ट्स आया है, मतलब क्वार्टर रिजल्ट्स मतलब क्वार्टर एनुअल सॉरी, जो क्वार्टर में जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आता है उसमें जो पॉजिटिविटी नजर आ रहा है ना, उसका इफेक्ट है ये 5 अप्रैल 6 अप्रैल 7 अप्रैल इसी तरह से, मतलब आज तो छुट्टी है बट यही कारण है कि मार्केट को लिफ्ट किया है सर, ये मार्केट को इसीलिए लिफ्ट किया है। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अभी तो हल्का साइडवेज है, थोड़ा ऑब्जर्व करो, अगर कोई स्पेशल बात और होगा तो जरूर बताएंगे। लेकिन हम लोगों ने शायद 5 तारीख भी बता रहे थे ना, फिफ्थ फिफ्थ अप्रैल कि मार्केट में एक रिवर्स गियर आने का चांसेस है, और सब कुछ फैक्टर मिला के ही ऐसा हुआ, और वन ऑफ द मेन फैक्टर है कि क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव होना बैंकिंग बिजनेस, ये वन ऑफ द मेन रीजंस। ठीक है, ऐसा रीजंस फिर देखेंगे ना, लेकिन चलो हटकर पढ़ाई में आते हैं। पीयूष, ऐसा और भी रिपोर्ट होगा, आप लोग भी अपडेट रहो, कुछ भी अपडेशन रहेगा हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जो पूर्वा अपना क्या ग्रुप पे ऐड करो, ग्रुप करते ख्याल करी नहीं अपना क्या, ओके ठीक है सर। चलो तो HDFC का भयंकर रिटर्न दिया है सर 5 तारीख को, मतलब एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ था, यहाँ पर देखो एक स्पिनिंग टॉप हुआ था, उसके नीचे ये देखो सर, एक उससे पहले एक हैमर बना था, फिर एक शूटिंग स्टार भी बना था, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप अगेन, उसके बाद क्वार्टर रिजल्ट्स के पॉजिटिविटी में। हाँ बोल। শুটিং চার্ট তো স্যার এখানে দুখানা দেখাচ্ছে, পাশাপাশি দুটোই হয়েছে শুটিং চার্ট। বুঝতে পারলাম না, হ্যামর বল কি বলছিস? বললাম স্যার এই শুটিং চার্ট তো ওখানে পরপর দুটো হয়েছে, হ্যামারের পরেই দুখানা শুটিং চার্ট হ্যাঁ পরপর দুটো এসছে। बेसिकली देखिए यहाँ पर जो हुआ है ना, ये प्रॉपरली नहीं बोला जा सकता बट साइडवेज था मार्केट, साइडवेज के बाद एक्चुअली जो ये जो ग्रोथ हुआ है ना, ये फंडामेंटल रीजन में हुआ है, वो जो क्वार्टर रिजल्ट था, क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर बेस करके मार्केट में ये ग्रोथ देखने को मिला है। तब बेसिकली बैंकिंग सेगमेंट में पूरा फोकस, हाँ एक हल्का सा मारूबूजू है, एक हल्का सा मारूबूजू है। ठीक है, कैंडलस्टिक चर्चा बाद में करेंगे सर, कैंडलस्टिक्स में हम लोग अभी फोकस करते हैं ऑप्शंस पे। ठीक है चलो, ऑप्शन मार्केट सीखते हैं सर, ऑप्शन मार्केट पे। अच्छा तो आज का डिस्कशन क्या होगा सर, ऑप्शन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर, इसमें आज बात करेंगे बेसिक ऑप्शन जार्गन। किसमें बात करेंगे सर? बेसिक ऑप्शन जार्गन। जार्गन मीन्स क्या होता है? टेक्निकल टर्म्स। दुनिया में जितना भी सब्जेक्ट्स होता है ना, जितना भी सब्जेक्ट्स दुनिया में भर में होता है, हर सब्जेक्ट का अपना टेक्निकल टर्म्स होता है, चाहे लिटरेचर हो जाए, चाहे साइंटिफिक कोई मैटर हो जाए, चाहे कॉमर्शियल मैटर हो जाए, हर चीज का, चाहे मेडिकल सेगमेंट हो, इंजीनियरिंग सेगमेंट हो, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कैटेगरी में उसका अपना पर्टिकुलर टेक्निकल पैरामीटर होते हैं, बिल्कुल टेक्निकल पैरामीटर होते हैं। तो उस टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से ये देखो सर, ये फिर से मैं बोला लाइसेंस जो दिया था उसको रेडी करने में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बात ही नहीं सुनता, इतना बार समझा कि कर लो सर। अच्छा देखो, तो बेसिक्स ऑप्शन जार्गन में टेक्निकल टर्म्स जो हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा टेक्निकल टर्म्स का बात जब आया सामने, तो बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में क्या क्या जानना जरूरी है, फिर इसके लिए ना सबसे बेहतर है कि NSE में जाना है और ऑप्शन चेन को थोड़ा सा डाउनलोड कर लें। डाउनलोड नहीं करेंगे, स्क्रीन से ही काम बन जाएगा। एज यू ऑल कैन सी, निफ्टी करंट मार्केट में लास्ट क्लोज हुआ है 17,599। लुक एट सा चार्ट से भी देख लो आप, ठीक है 17,599 में कल का क्लोजिंग है निफ्टी का। आज तो मार्केट ऑफ है, तो कल का मार्केट, मार्केट ऑफ तो नहीं है रे, मार्केट बढ़ रहा है क्या?
17,602 कौन बोला आज मार्केट ऑफ है? স্যার বন্ধই আছে আজকে। তাহলে 17,599 স্যার দেখালো, মার্কেট অফ আছে তো আজকে। তাহলে এখানে হঠাৎ চেঞ্জ হয়ে গেল কেন? 602 হয়ে গেল। ডে চার্টে 17,599 দেখাচ্ছে, और এটা 15 मिनट्स से चार्ट है। चलो अच्छा अच्छा, ये 15 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से ये दिखा, ठीक है। वही मैं सोचा कि क्या हो गया। 599 से 602 में चले गए, ख्याल ही नहीं किया ये डे पैटर्न चार्ट में। ठीक है सर, सॉरी सर, वही मैं सोच रहा, मार्केट तो ऑफ है। 17,599 ये मार्केट का कल का क्लोजिंग है। आप इसको इस यहाँ पर देखो सर, अंडरलाइंग इंडेक्स क्या बता रहे हैं, निफ्टी है 17,599 पे। अब आपके यहाँ पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, आप इस पे ट्रेड ले सकते हो चूज करके। अच्छा एक बात बार बार बोलूंगा, वेनु और अजय का जो एग्जाम्पल हम लोगों ने बनाया था उसको याद रखिएगा सर, बहुत जरूरी है। अच्छा ये स्ट्राइक प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? 15,450 से स्ट्राइक प्राइस है। इंडेक्स कहाँ है? 17,599 पे। सर 15,450 से कहाँ तक का स्ट्राइक मतलब अवेलेबल है मोटा मोटी? सर स्ट्राइक अवेलेबल है अप टू 19,250 तक। ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज का काम है सर, वो देख लेता है कि कितना स्ट्राइक में ट्रेड इनिशिएट करने देना चाहिए, उसी हिसाब से आपके सामने पूरा लिस्ट है। सर हमें यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज जो करता है वो नहीं करना है, हमें जो करना है ट्रेडर जो करते हैं वो करना है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज अंदर से क्या मैथमेटिक्स कर रहा है वो आप बाद में कभी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना तो समझ लीजिए कि ये जो अलग अलग स्ट्राइक जोन आपके सामने अवेलेबल करते हैं, इसमें से कौन सा स्ट्राइक जोन में आप जाए तो आपके लिए अच्छा है। सर कौन सा बेस्ट है? सर बेस्ट कौन सा है, लीस्ट बेस्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये सब चीज आपको पता लगेगा जब आप क्लियर कट नॉलेज के साथ आगे बढ़ोगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर नॉलेज के साथ। सर इतना क्रिस्टल क्लियर कैसे हो पाएगा? सर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही सब कोई क्रिस्टल क्लियर हो सकते हैं। डिकोडिंग बेसिक्स जार्गन, प्रीवियस चैप्टर में वी अंडरस्टैंड द बेसिक कॉल ऑप्शन स्ट्रक्चर, वहां पर हम लोगों का मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया था ए फ्यू एसेंशियल कॉल ऑप्शन कॉन्सेप्ट। वहां पर मेन आइडिया क्या था? कॉल ऑप्शन कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना। बेसिक आइडिया था कॉल ऑप्शन कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है उसको समझना। सच एज इट मेक्स सेंस टू बी ए बायर ऑफ ए कॉल ऑप्शंस। सर किसी भी कॉल ऑप्शंस का बायर बनने के पीछे का व्हाट इज द मेन सेंस? एक ही सेंस होता है, व्हेन यू एक्सपेक्ट द अंडरलाइंग प्राइस टू इंक्रीज, पॉइंट टू बी नोटेड अगेन एंड अगेन, बार बार बोल रहा हूँ सर, when you expect the underlying price to increase, that means आपका जो एसेट क्लास है जैसे निफ्टी या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक भी चूज कर सकते हो क्या? अरे हाँ सर, आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक से भी खेला खेल सकते हो। ठीक है, मतलब अगर स्टॉक आपको मौका देता है ऑप्शन मार्केट में बिल्कुल जा सकते हो। आप यहाँ पर निफ्टी की जगह आईटीसी चूज कर लो, आईसीआईसीआई चूज कर लो, एचडीएफसी चूज कर लो, व्हाटएवर। लेकिन हाँ एक बात बार बार बोलूंगा कि आपको एक चीज पे ध्यान रखना है कि आप जिस स्टॉक के बारे में सोच रहे हो उसके बारे में सारा फंडामेंटल नॉलेज एज वेल एज टेक्निकल नॉलेज, स्पेशली अगर फंडामेंटल थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पूरा होना चाहिए, बट फिर भी सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से भी ट्रेडिंग इनफ हो सकता है। ठीक है, तो नाउ पॉइंट इज वेरी सिंपल, आईटीसी का करेंट मार्केट प्राइस 17,599 है। अगर आपको लगता है, सॉरी आईटीसी नहीं निफ्टी, आई एम सॉरी सर, निफ्टी का करेंट मार्केट प्राइस 17,599 है। इफ यू फील दैट कि 17,599 से निफ्टी और आगे मूव करेगा, देन आपको कॉल ऑप्शंस बायर होना चाहिए। सर ये बात तो हम लोग कल भी देखे थे। यस सर, कल क्या परसों से बोले जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जमीन का दाम बढ़ेगा तो आपको कॉल ऑप्शंस बायर बनना चाहिए था, इसीलिए अजय कॉल ऑप्शंस बायर बना था, क्योंकि अजय को लगा था कि रास्ता बनेगा और लैंड का प्राइस इंक्रीज करेगा। एग्जैक्टली वही बात है सर, जैसे बैंकिंग में, बैंक निफ्टी में भी वही हुआ है सर। ये सिर्फ नॉर्मल निफ्टी का बात नहीं है, बैंक निफ्टी में भी वही हुआ है। ये देखो यहाँ पर निफ्टी में अगर मैं बैंक निफ्टी चूज करूं, लुक एट सर, ये देखो बैंक निफ्टी का अंडरलाइन है 41,041। अगर आप लास्ट डे का डेटा देखते हो, अच्छा लास्ट दिन बैंक निफ्टी कहाँ पर था?
देख लो सर, देख लो। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर मिल जाए तो बढ़िया हो गया सर। कल कितने में क्लोज हुआ था लास्ट दिन, किसी को पता है क्या? ये देखो 41,041, एक पॉजिटिव एंड में बैंक निफ्टी रहा है सर। आप लोगों को चार्ट दिखाई दे रहा है? हेलो, ये देखो सर, ये एनएसई का बैंक निफ्टी का डेटा है। आप बस लास्ट फ्यू डेज का हिसाब देखो, ठीक है? तो कहने का मतलब यही है कि बैंक निफ्टी क्यों ग्रो करने वाला था, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में कुछ तो होने वाला था। तो थोड़ा सा होल्ड करूंगा, एक सेकेंड, मैं अभी एक सेकेंड में आऊंगा। क्या हो गया स्क्रीन से? सर आप लोग स्क्रीन में थोड़ा सा रहो, मैं अभी आपके ओके सर देखो। तो कहना ये चाह रहा हूँ सर कि अगर आप कॉल ऑप्शंस बायर चाहे निफ्टी में बनो चाहे बैंक निफ्टी में बनो, पॉइंट हर चीज में सेम आ रहा है सर। चाहे निफ्टी में बनो बैंक निफ्टी में बनो, एक चीज आपको श्योर शॉट होना चाहिए कि मैं जिस पर्टिकुलर अंडरलाइन मतलब एसेट्स जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, अगर लैंड पे ट्रेड ले रहे हैं तो लैंड, अगर बिल्डिंग पे ले रहे हैं तो बिल्डिंग, अगर स्टॉक पे ले रहे हैं तो स्टॉक। बार बार बोल रहा हूँ सर, ये बेसिक बात ना कई बार दिमाग में लोगों का जाता ही नहीं है, ठीक है? इसलिए बार बार बोल, आपका अंडरलाइंग इज द मेन थिंग। इफ द अंडरलाइंग प्राइस रिमेन्स फ्लैट, अगर अंडरलाइंग का दाम जो है वो फ्लैट रह जाता है या डाउन जाता है, देन द बायर ऑफ कॉल ऑप्शंस लूजेस मनी। मतलब सिंपल बात है, ठीक जैसे आपने लैंड के केस में देखा था कि रोड नहीं बन रहा था और जमीन का दाम गिर रहा था, ऐसा हो सकता है? मतलब जो मार्केट में हल्का सा इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ था वो नीचे गिरेगा, वैसा यहाँ पर भी स्टॉक में भी होता है। ऐसा थोड़ी है कि स्टॉक में नहीं होता, बिल्कुल होता है। स्टॉक में भी सिमिलर कंडीशंस होता है कि स्टॉक में भी सिमिलर, मतलब मार्केट बढ़ने के बजाय मार्केट गिर जाता है। ऐसा कोई भी स्टॉक यहाँ से उठाया जा सकता है। लास्ट निफ्टी 50 का डेटा देख के भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक नीचे गया है, और नीचे गया है मतलब डाउन गया है तो क्यों डाउन गया है, इसका भी आपको खबर मिल जाएगा। तो इफ द अंडरलाइंग रिमेन्स फ्लैट और गोज डाउन, देन द बायर ऑफ कॉल ऑप्शंस लूजेस मनी। तो आपका पैसा कब हरेगा? अगर आप कॉल ऑप्शंस बायर हो, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप एक कॉल ऑप्शंस बायर हो और अगर मार्केट आप होने के बजाय डाउन हो गया, बायर के केस में ही प्रॉब्लम है। डाउन होगा तो लॉस, आप होगा तो प्रॉफिट, सिंपल। अब जितना अब यहाँ पर देखना है सर, इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ये एकदम डायरेक्ट मार्केट की तरह काम नहीं करता। डायरेक्ट मार्केट बहुत सिंपल है, मतलब अगर आप कैश डायरेक्ट मार्केट, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट। सपोज आप HDFC में उस दिन एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना था, स्पिनिंग टॉप, एक मारूबुजू भी हल्का था, ठीक है? जैसे अगर मानो किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया था, जैसे हम लोग उस दिन रिलायंस में ट्रेड के बारे में काफी बेहतरीन एक एग्जाम्पल लिए थे, TCS में रिसेंटली हुआ था, वैसा ही यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। सपोज किसी ने 2615 में HDFC में बाई किया, अच्छा चलो अगर यहाँ पर नहीं किया, मानो किसी ने यहाँ पर किया, अगर किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, कम से कम अगर यहाँ समझ गए तो चलो ठीक है। 2613 में अगर किसी ने ट्रेड स्टार्ट किया 5 अप्रैल को, 2613 से स्टॉक कहाँ पर पहुंचा सर? मैं एक दिन का ही डेटा ले रहा हूँ, अच्छा ये 15 मिनट्स का डेटा है, 2675 तक क्या है सर? ये 15 मिनट में, ये 15 मिनट के चार्ट में हमें ये नजर आ रहा है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये तो 15 मिनट्स के चार्ट में हुआ है। आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो उसमें भी सिमिलर पैटर्न आता है कि आपको क्या ग्रोथ नजर आ रहा है। सर अगर स्पॉट मार्केट का बात करें तो आप सिर्फ इसमें बाई करोगे,
और यहाँ पर जाके सेल करोगे, और जो इसका डिफरेंस है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, ये आपका प्रॉफिट होगा। सर ये तो प्लेन स्पॉट मार्केट का खेल हो गया। हाँ सर, ये प्लेन स्पॉट मार्केट का खेल हो गया। तो फिर ऑप्शन मार्केट में क्या होता है? सर ऑप्शन मार्केट में भी फीलिंग्स सेम रहेगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सेम रहेगा कि मार्केट ग्रो करेगा, मैं कॉल ऑप्शंस का बाई करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिचुएशन चेंजेस है। डायरेक्टली आपको पूरा पैसा जमा नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 2613 करके अगर आप 100 स्टॉक या जो भी लेना चाहते हो, आपको पूरा अमाउंट कैश मार्केट में देना पड़ेगा। लेकिन स्पॉट ऑप्शन मार्केट में आपको होल अमाउंट देने का जरूरत नहीं है। आप एक परसेंटेज ऑफ मार्जिन, हार्डली 10% मार्जिन जमा करके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे आप खेल खेल सकते हैं। सर खेल तो खेल लेंगे, लेकिन हमारे साथ अगर खेल हो जाए तो? सर वही तो बात है ना, अगर आपके साथ खेल होने से पहले आपको उसको बचाना है, उसके लिए आपको हार्डकोर नॉलेज का जरूरत है। वही है सर, नॉलेज एकमात्र चीज है। हम लोग हेजिंग वगैरह पढ़ के आए हैं फ्यूचर मार्केट में, एक बार ऑप्शंस में भी बताएंगे, ठीक है? तो हेजिंग करके भी आप कैसे कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, डाइवर्सिफाई करके कैसे कर सकते हो, ये सब सिखाया जा रहा है ना सर। अच्छा देखो, द मनी द बायर ऑफ कॉल ऑप्शन वुड लूज इज इक्विवेलेंट टू प्रीमियम। अब क्वेश्चन है कि एक कॉल ऑप्शंस बायर जो लूज कर सकता है वो क्या है? वो है प्रीमियम वैल्यू। ठीक जैसे अजय वेनु के केस में, अजय ने वेनु को कितना दिया था रे? अजय ने वेनु को 1 लाख दे दिया था प्रीमियम के 1 तौर लाख। पे, है ना? 1 लाख, ये यार 1 लाख क्या था? 1 लाख प्रीमियम था। तो एक कॉल ऑप्शंस बायर मैक्सिमम क्या लॉस करेगा? प्रीमियम वैल्यू लॉस करेगा। सर ये कोई कम अमाउंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मतलब नॉर्मल कैश मार्केट में, कैश मार्केट का केस थोड़ा अलग है, वहां पर आपका लॉस वैसा नहीं होता है। वो तो बेसिकली एक ट्रेड करके या इन्वेस्टमेंट करके जो आपको डिफरेंस में या तो प्रॉफिट या तो लॉस, लेकिन यहाँ पर आपका प्रीमियम डूब सकता है। ठीक जैसे अजय का 1 लाख डूब सकता है अगर रास्ता नहीं बनता है ना? तो वैसा ही कल हम लोगों ने एक स्टॉक का भी एग्जांपल देखा था, 75 के स्टॉक में 5 टका का प्रीमियम था। हाँ सर, 75 रुपीज के एक स्टॉक में, यस्टरडे वाला क्लास, उसमें एक 5 रुपीज का प्रीमियम वैल्यू था। ये प्रीमियम जमा करके 250 स्टॉक में खेल खेला जा रहा था। तो 250 करके 5 करके आप प्रीमियम जमा कर रहे थे, और 75 टका करके 250 स्टॉक में आपका ट्रेड हो रहा था। अगर मार्केट 85 में खत्म होता है, आप प्रॉफिट कर रहे हो। अगर मार्केट 65 में खत्म होता है, आप लॉस कर रहे हो। लेकिन लॉस कितना? 5 टका। लॉस कितना? 5 टका। कैसे 5 टका लॉस? ये समझाता हूँ सर, फिर से समझाता हूँ। The money the buyer of call option would lose is equivalent to the premium agreement fees. That is agreement fees. You can see say that agreement fees. Premium को और एक नाम से भी बोला जाता है, इसको agreement fees भी बोला जाता है। The buyer pays the seller or writer of call option. जो अमाउंट buyer basically पे करता है किसको? सेलर को। सेलर का और एक नाम क्या है? राइटर। सेलर का और एक नाम क्या है? राइटर। मतलब बहुत सिंपल, देखो इसको अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो खेल कुछ ऐसे खेला जाता है। HDFC 26 कॉल ऑप्शंस, HDFC में 2600 कॉल ऑप्शंस का अगर मैं बात करूं, 2600 का, अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं, देखो सर मैं अभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं दे रहा हूँ क्या बाई करना चाहिए क्या सेल करना चाहिए, ये करंट डिस्कशन नहीं है। अभी तो सीख रहे हैं ना, अब पूरा सीखो खुद समझ जाओगे। लेकिन मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा बाई बटन पे। जैसे ही मैंने बाई बटन पे क्लिक किया, HDFC का 2600 कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम वैल्यू देखो कितना दिखा रहा है। ये शेयर प्राइस नहीं है, शेयर प्राइस इसको कहते हैं स्ट्राइक। समझाता हूँ स्ट्राइक को कैसे यूज करना है। लेकिन अब प्रीमियम वैल्यू देखो, और कितना क्वांटिटी लेना है? 300। कितना क्वांटिटी लेना है? 300। तो इसके हिसाब से होगा 300 के हिसाब से 141 का जो प्रीमियम वैल्यू है इसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट सर जब आप ये प्रीमियम वैल्यू जमा करोगे ना, ये प्रीमियम वैल्यू बायर से सेलर के पास चला जाएगा। ये कैसे जाएगा? ये एक्सचेंज डिसाइड करेगा। मतलब बेसिकली अकाउंट टू अकाउंट जो लोग सेटअप करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली M2M बेसिस पे, मार्क टू मार्केट बेसिस पे देखते हैं। व्हाट इज मार्क टू मार्केट, इसका चर्चा भी मैंने फ्यूचर मार्केट में करके रखा है। लेकिन सर ऑप्शंस मार्केट में भी मैं मार्क टू मार्केट समझाऊंगी, ठीक है? क्योंकि दोनों का सेटलमेंट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, हल्का सा अलग है। तो वो सब धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। लेकिन हाँ, इफ पॉसिबल फ्यूचर मार्केट को गो थ्रू करते रहना, बिकॉज फ्यूचर मार्केट का बहुत सारा आइडिया ऑप्शन मार्केट में अप्लाई होता है।
इसीलिए मैं फ्यूचर मार्केट पहले पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसीलिए बहुत लोग तो सिर्फ ऑप्शन मार्केट ही सीखने का बात करता है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि फ्यूचर भी सीख लीजिए, काम आता है। अच्छा, कॉल ऑप्शंस पार्ट 2 आएगा सर, जब मैं आपको कॉल ऑप्शंस के बारे में और डिटेल्स में बात करूंगा। तो लेकिन सर कॉल ऑप्शंस पार्ट 2 में एडवांस डिस्कशन करने से पहले आज थोड़ा सा जार्गन पे बात करें। अभी स्ट्राइक प्राइस पे बात कर रहा था। स्ट्राइक प्राइस क्या है, अंडरलाइन क्या है, एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, वीवीआईपी कॉन्सेप्ट है सर। एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन एक्सपायरी क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम क्या है, ऑप्शन सेटलमेंट क्या है, इस सभी चीज पे एक एक करके बात करते हैं सर। चलो, सब बेसिक्स है, अभी अभी कोई एडवांस लेवल डिस्कशन नहीं है। स्ट्राइक प्राइस क्या है ये देखते हैं सर। कॉल ऑप्शंस में या पुट ऑप्शंस में, चाहे कॉल ले लो पुट ले लो, स्ट्राइक इज ऑलवेज देयर, ठीक है। सर कॉल पुट, पुट तो समझाए नहीं सर, सर समझाएंगे, कॉल पुट भी समझाएंगे। अभी तो कॉल पे ही बात कर रहा हूँ। ऑप्शन चेन में जब भी जाते हैं आपको एक साइड में कॉल दिखता है तो दूसरे साइड में पुट दिखता है, ये देखो सर। तो ये पुट में भी हो या कॉल में हो, स्ट्राइक इज ऑलवेज देयर। स्ट्राइक अमाउंट तो है ना यहाँ। पुट का प्रीमियम अलग होता है, कॉल का प्रीमियम अलग होता है। देखो प्रीमियम वैल्यू में चेंजेस है, ठीक है। तो लेकिन सर अभी पुल मतलब पुट और कॉल को एक साथ खिचड़ी नहीं पकाना है। पहले कॉल से समझ जाओ, फिर मैं एक साथ आपको पुट को भी समझाऊंगा और पुट के बेसिस पे भी आइडिया जनरेट करूंगा, लेकिन अलग अलग करके। तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करें। कंसिडर द स्ट्राइक प्राइस एज द एंकर प्राइस। तो पॉइंट टू बी नोटेड, स्ट्राइक प्राइस को एंकर प्राइस भी कहा जाता है। सर एंकर प्राइस, ये सर क्योंकि यही मेन है जो एक्चुअली आपका ट्रेड को स्टार्ट करता है। सो कंसिडर द स्ट्राइक प्राइस एज द एंकर प्राइस एट विच टू पार्टीज। सर टू पार्टीज मतलब सपोज आप ट्रेड ले रहे हो, ऑपोजिट में कोई तो है। सर कौन है ऑपोजिट में, मैं क्या उनको जानता हूँ? नहीं सर, उनको जानना पर्सनली आपका जरूरत नहीं है, ठीक है। अजय भेनु की तरह बात नहीं होता है स्टॉक में। अजय भेनु की तरह स्टॉक मार्केट नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट लिक्विड है सर, स्पेशली निफ्टी 50 जैसे ट्रेडिंग या फिर ब्लू चिप कंपनी में ट्रेडिंग जो होता है वो काफी लिक्विड होते हैं। मतलब बायर से सेलर को मिलाना और सेलर से बायर को मिलाना ये मार्केट का काम है, आप इस पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। आप बस इतना समझे, ठीक है, कि बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, जैसे ही वो ट्रेड सेटअप हो। और ट्रेड सेटअप बहुत सिंपल है। आपका जो भी ब्रोकिंग आपका अकाउंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, उसके थ्रू से बाई बटन दबाने से बाई होगा, सेल बटन दबाने से सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब ऑप्शन एग्रीमेंट में क्या होता है, फॉर इंस्टेंसेस इन द प्रीवियस चैप्टर अजय भेनु एग्जांपल, एंकर प्राइस था 5 लाख, मतलब जो लैंड का वैल्यू था, लैंड का वैल्यू था, स्ट्राइक था एक्चुअली। इसको हम लोग स्ट्राइक बोलेंगे, स्ट्राइकर होता है ना स्ट्राइकर, तो स्ट्राइकर यही है। 5 लाख जमीन का दाम से लेके ही खेल था। अजय सोच रहा था कि 5 लाख से अगर 10 लाख होगा तो अजय को फायदा। वेन्यू सोच रहा है भाई 10 लाख ना हो, 5 लाख ही रह जाए या 3 लाख पे आ जाए तो वेन्यू को फायदा। मतलब वेन्यू का मानना है रास्ता नहीं बनेगा और शेयर का दाम, लैंड का दाम वहीं पर वही रहेगा या और कम हो जाएगा। चाहे जमीन का दाम 5 लाख पे रह जाए या 3 लाख पे रह जाए तो वेन्यू गेनर बनेगा। वेन्यू कौन था? सेलर था। अजय कौन था? बायर था। वही बात है। तो 5 लाख यहाँ पर एंकर प्राइस था, विच इज ऑल्सो स्ट्राइक प्राइस फॉर देयर डील। इसी 5 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। वी आल्सो लुक्ड इनटू स्टॉक एग्जांपल लास्ट क्लास 75 करके, तो 75 क्या था? स्ट्राइक। एक एग्जांपल आज फिर से उठाते हैं। सपोज आप आईटीसी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आईटीसी के बारे में सबको पता है, बड़ा ही फेमस कंपनी है, घर घर में इनका प्रोडक्ट बिकता है, घर घर में। हाँ, आईटीसी का कॉपी यूज करते हो, क्लासमेट का, आईटीसी का मसाला यूज करते हो, सनराइज। सनराइज पहले कोलकाता का एक इंडिविजुअल ब्रांड था, बाद में आईटीसी उसको बाय कर लिया है। आईटीसी का होटल के बारे में सबको पता है ना, कोलकाता में क्या बड़ा सा एक बनाया सर सोनार बंगला के पास, सोनार बंगला भी उनका था। अभी आईटीसी क्या नाम दिया है? ताज, ऐसा क्या भूल गया मैं। आईटीसी रॉयल बंगाल, वो भी उसका है, होटल इंडस्ट्री। लेकिन आईटीसी का सबसे बड़ा चीज क्या है? सिगरेट। यही तो पैसा है उसका। हाँ, सिगरेट से ही उसका मेन बिजनेस है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, एक्चुअल नाम यही है। लेकिन आजकल नाम फुल फॉर्म से यूज नहीं करते, सिर्फ आईटीसी लिमिटेड से बात करते हैं। सर
आईटीसी के बारे में लास्ट 1-2 साल से मैं बात करे जा रहा हूँ। काफी सारे स्टूडेंट ने भी इसको खरीदा है, होल्ड करके रखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में, मतलब मोर देन 100%। सर दिखाओ आईटीसी दिखाओ, बहुत दिन में आईटीसी देखा नहीं। चलो देखते हैं क्या सिचुएशन है आईटीसी। आईटीसी कभी 100 में भी चल रहा था, 100-150 में। आजकल कहाँ चल रहा है सर? आजकल 387 में चल रहा है। लास्ट क्लोज 387 में रहा है। बट अगर आप आईटीसी को लास्ट 2 साल से देखोगे, मतलब एटलीस्ट फ्रॉम 2021-22 से अच्छा खासा ग्रोथ दे दिया है सर, स्पेशली फ्रॉम किया। ठीक है, मैं ज़्यादा पुराना बात नहीं करूँगा, मैं लेटेस्ट सिचुएशंस में बात कर रहा हूँ। इवन लेटेस्ट में भी आईटीसी में अच्छा खासा अप एंड डाउन चला है, लेकिन यहाँ पर अप एंड डाउन से बात नहीं है। अप एंड डाउन का बात करेंगे, वोलाटिलिटी बोलते हैं इसको। फ्यूचर मार्केट में भी वोलाटिलिटी समझा के रखा, ऑप्शंस में भी समझाऊंगा, ऑप्शन मार्केट में तो और डिटेल्स में समझाऊंगा। लेकिन अगर आप आईटीसी में ट्रेड लेना चाहते तो क्या करोगे? सपोज आईटीसी में कॉल ऑप्शन है 350। सर ध्यान से देखिए, आज का आईटीसी चल रहा है 387 में, उसको आप करेंटली साइड में रखो। हाँ, हम लोग एक अलग एग्जांपल ले रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि आईटीसी कॉल ऑप्शन 350, तो 350 क्या बनेंगे? 350 इज अ स्ट्राइक प्राइस। 350 इज अ स्ट्राइक प्राइस। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में जा रहे हैं सर, बहुत जरूरी बात में घुस रहे हैं। मतलब कभी कभी क्या है ना, बैकग्राउंड बोलना पड़ता है, बैकग्राउंड के बाद एग्जाम्पल में आते हैं, तो प्लीज फोकस करें, बहुत वाइटल पार्ट में। 350 स्ट्राइक प्राइस में अगर आप आईटीसी को बाई करना चाहते हैं, ठीक है, देन इट इंडिकेट्स दैट द बायर इज विलिंग टू पे अ प्रीमियम टुडे। ठीक है, बाई करना मतलब अभी बाई नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बाई तो करेंगे एक्सपायरी पे। That it indicates that a buyer is willing to pay a premium today to buy the rights of buying ITC at 350 on expiry. Point to be noted. 350 strike चूज करने का मतलब ये नहीं कि आप आईटीसी को 350 में बाई कर रहे हो, आप राइट टू बाई एक्चुअली बाई कर रहे हो, राइट टू बाई। आपको पता है ना, जो प्रीमियम पे करता है कॉल वही कर सकता है। अजय धनु का एग्जांपल याद करो, तो एग्जैक्टली ये बाइंग राइट है, खरीदने का अधिकार लेना, उसके बदले प्रीमियम पे करना। और खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, बाई करेगा कि नहीं करेगा, ये एक्सपायरी डेट पे डिपेंड करता है। सर एक्सपायरी नॉर्मली 3 तरह का होता है, बट ऑप्शन में सबसे पॉपुलर है 1 मंथ का। ठीक है, जैसे रिसेंट एक्सपायरी ऑप्शन का मोस्ट प्रोबेबली 27 अप्रैल को है। आप चाहो तो इसको एनएससी के साइड में जाके मैं फिर से इसको शो कर सकता हूँ, लेकिन आप फिलहाल इसको देखो कि कैसे स्ट्राइक चूज किया जाता है। तो 350 स्ट्राइक तभी चूज किया जाएगा, needless to say you will buy ITC 350 only if ITC is trading at rupees above rupees 350। अगर ITC 350 के ऊपर जाने का बात सोच रहे हो आप, ठीक है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ITC के बारे में 350 above है, then only you will buy, you will right to buy, मतलब बेसिकली आप जो बाई करोगे, राइट ऑफ बाई करोगे। ठीक है, राइट ऑफ बाइंग आईटीसी, आईटीसी बाई करने का अधिकार आप आज ट्रेड करोगे तभी जब आपको लगेगा कि 350 के ऊपर जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक खेल है, एनएससी के वेबसाइट से ये पुराना थोड़ा स्नैपशॉट है, अब इस स्नैपशॉट को देखें। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट को देखें, ये कहाँ से लिया गया सर? सर ये ऑप्शन चेन है जो मैं आपको तब से दिखा रहा हूँ। कहाँ चला गया ऑप्शन चेन? ये जैसे निफ्टी का ऑप्शन चेन था, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन था, आप यहाँ से आईटीसी चूज करो तो आपको करंट आईटीसी का ऑप्शन चेन मिल जाएगा। कहाँ है आईटीसी, कहाँ है आईटीसी? किसी को दिखा आईटीसी? স্যার উপরে ছিল, আপনি নিচে না। बोले अब तो बोले तो बीसी चलेगा, आई पे पाओ तो यस, यहाँ पर क्लिक करें। তো ठीक है, देखो करंट अंडरलाइन दिखा रहा है। ठीक है, करंट अंडरलाइन दिखा रहा है, और अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको स्ट्राइक प्राइस भी अलग अलग स्ट्राइक में दिख रहे हैं। तो ऐसा ही एक आईटीसी का स्क्रीनशॉट, ये ओल्ड डेटा है बट कोई बात नहीं सर, फॉर दी लर्निंग पर्पस ये भी एनफ है। देखो सर यहाँ पर कुछ कलर किया हुआ है, जैसे देखो ये जब का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तब आईटीसी का अंडरलाइन चल रहा था, मतलब स्पॉट मार्केट चल रहा था 336। ठीक जैसे आज चल रहा है 387 में,
उस टाइम पे चल रहा था 336.90। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर जिसको रेड बॉक्स में बंदी बनाया गया है, इस एरिया को चेक करो सर, ये रेड कलर का जो एरिया है। सर स्ट्राइक प्राइस देखो कौन सा लिया गया है, 340, इसके लिए प्रीमियम वैल्यू है 4.75। हेलो, 4.75 है ये, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं बता रहा हूँ, ये 4.75 का प्रीमियम है और ये 340 का स्ट्राइक है, 340 का स्ट्राइक है। और ये जो अंडरलाइन दिख रहे हैं ना सर, तो स्पॉट मार्केट में आईटीसी 336.90 में चल रहा है। सर ये 3 डेटा से क्या समझ में आएगा, चलो समझते हैं। ये 3 डेटा से क्या समझ आता है एक ऑप्शन ट्रेडर को, वो समझने का कोशिश करते हैं। तब ऑप्शन चेन को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। द टेबल दैट यू सी above is called option chain, which basically lists all the different strike price available for a contract along with the premium for the same, है ना। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस और उसका अलग अलग प्रीमियम, प्रीमियम चेंज होता रहता है हर मिनट बाय मिनट। Beside this information, the option chain has a lot more trading information, जैसे और क्या क्या रहता है, रोज बोलता हूँ फिर बता रहा हूँ, सब चर्चा होगा। ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ओपन इंटरेस्ट पुट का भी है, वॉल्यूम पुट का भी है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, ऑलरेडी मैंने फ्यूचर में भी ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम में चर्चा किया, लेकिन सर ऑप्शन में भी करना है ना, यस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सब तो क्या करना है, साइड में रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्ट्राइक समझ रहे हैं, ठीक है। ये सब साइड में रखो, अभी बाद में आएंगे। इग्नोर ऑल ऑफ इट नाउ, जस्ट फोकस करो स्ट्राइक पे। द हाईलाइट इन मेरून शोज द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इन द स्पॉट, जैसे कि 336.9 चल रहा था। ब्लू शोज दैट द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल, ब्लू लाइन में अलग अलग स्ट्राइक अवेलेबल था, अलग अलग स्ट्राइक, ये जो एरिया था। चलो कहाँ गया स्क्रीनशॉट मेरा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। कहाँ से कहाँ तक का अवेलेबल है, 260 से लेके 480 तक का अवेलेबल था। 260 से लेके 480 तक का स्ट्राइक अवेलेबल था जब का स्क्रीनशॉट ये है। लेकिन सर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। टू रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है, ईच स्ट्राइक प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। हर स्ट्राइक अलग है, मतलब 280 अलग है, 480 अलग है, ठीक है, सब अलग है। और वन कैन एंटर इनटू एन ऑप्शन एग्रीमेंट एट ए स्पेसिफिक स्ट्राइक। आप 480 भी ले सकते हो, 280 भी ले सकते हो, 340 भी ले सकते हो। सर कौन सा लेना है, कब लेना है, अरे वही तो सीखना है। मतलब किसको 340 लेना चाहिए, किसे 280 लेना चाहिए, किसे 480 लेना चाहिए, इसी में तो खेल है। कंफ्यूजन तो इसी में क्रिएट होता है कि हम क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे वही समझ बढ़ाने के लिए तो क्लास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि 340 प्रीमियम में जाए, सॉरी 340 स्ट्राइक में जाए, करंट मार्केट चल रहा है 336.9 पे, याद रखें हाँ, एज पर आवर एग्जाम्पल, नॉट द करंट लाइव मार्केट, एज पर आवर एग्जाम्पल मार्केट जो मैं नोट्स के अंदर दिखाया आपको, 336.90 स्पॉट चल रहा था। और मैं चूज करने जा रहा हूँ सर 340 कॉल ऑप्शन, और बदले में मैं प्रीमियम दे रहा हूँ 4.75, 4.75, और जितना लॉट होगा उस हिसाब से। और आप जब प्रीमियम, आपको बेसिकली प्रीमियम पे करना होता है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो, आपको ये 340 पे दाम नहीं देना पड़ता है, ठीक है, वो तो स्ट्राइक है। सर इसमें होगा क्या, कुछ नहीं होगा सर, बस यही होगा इसमें आप आईटीसी का जो कॉल ऑप्शन बाय करेगा, दिस एंटाइटल्स द बायर टू बाय आईटीसी शेयर्स एट द एंड ऑफ एक्सपायरी। अब 1 मंथ का नॉर्मली टाइम पीरियड होता है, आप 1 मंथ से पहले भी आ सकते हो, लाइक 15 डेज पहले, 1 वीक पहले, ठीक है, चाहे 1 मंथ पहले आओ, 15 डेज पहले आओ, 1 मंथ पहले आओ, एक्सपायरी के तक आपको कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहिए। सर उससे पहले भी निकाल सकते क्या, हाँ सर निकल सकते हो, उसको सेल करना बोलते हैं। समझाता हूँ। तो सिंपल इतना समझो कि जैसे ही आपने आईटीसी बाय कर लिया, ठीक है, मतलब आईटीसी बाय मतलब कॉल ऑप्शंस बायर बन गए, आप 340 में एक्सपायरी पे बाय करोगे। ठीक जैसे अजय 6 मंथ्स लेटर में, ये वाला एग्जांपल मैं हमेशा देता रहूंगा। अजय 6 मंथ्स लेटर वेन्यू से बाय करने का राइट ले लिया। ठीक वैसा ही आप जब आईटीसी में आ रहे हो, आप भी 1 मंथ लेटर और 15 डेज लेटर, जितना भी टाइम फ्रेम आपका है,
उसके अंदर आप 340 में बाय करने का राइट ले लेते हो, क्योंकि आपने कौन सा स्ट्राइक चूज किया, 340 सीई, ये आपका स्ट्राइक था। ऐसा मार्केट में और भी स्ट्राइक अवेलेबल है, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, बट हाँ ऐसा नहीं कि मन मर्जी, सब एज पर क्रिटिकल लॉजिकल मैथमेटिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। you now know under which circumstances it would make sense to buy ITC। सर ऑब्वियसली अगर 340 से ऊपर जाएगा आईटीसी तभी आपको 340 स्ट्राइक लेना चाहिए, तभी आपको कॉल ऑप्शंस बायर होना चाहिए। सर सेलर का क्या, वो भी बताएंगे, रुको ना, लेकिन पहले आप मुझे इतना बताओ कि आपको स्ट्राइक समझ में आया, प्लीज। हाँ सर। किसी को कोई डाउट है, स्ट्राइक क्या है समझ में नहीं आ रहा है? তখন हाँ सर স্যার একটা কথা বলা হয়েছে, बोलो। বলছি স্যার ধরুন 340 তো আমার এক্সপায়ারি ডেটে মানে আমি তো বায়ার হয়ে রইলাম সেই ক্ষেত্রে, আর সেই দিন মানে যেদিনকে আমার এক্সপায়ারি ডেট সেদিন দিয়ে 350 হয়ে যাচ্ছে শেয়ারের দাম, हम्म, তো তাহলে আমি 340 দিয়ে কি আমার 340 এমনি ধরুন 50টা লট আছে, 50টা লট কি 340 করে পেমেন্ট করতে হবে? কারণ আমি তো প্রিমিয়ামে পেমেন্ট করাই আছে আমার। नहीं नहीं, तेरा जो पेमेंट है उसी हिसाब से सेटलमेंट, तेरे को और कुछ पेमेंट नहीं करना। তারপর প্রফিট যেটা আছে ওই প্রফিটটাই শুধু আমার অ্যাকাউন্টে আবার यस সেটেলমেंट यस হবে। यस एग्जैक्टली, ओनली प्रॉफिट सेटलमेंट। मैं समझाता हूँ, वो भी समझाता हूँ सेटलमेंट कैसे होगा, ये सब पढ़ेंगे सर। ये देखो ना अभी क्या क्या पढ़ने के बारे में बता- সেটেলমেন্টের কথা বলছি না, মানে আমি বলছি যে আমি ধরুন এই 4 টাকা করে যেটা আমার প্রিমিয়াম পড়ছে সেটা ধরুন 50 ছাড়ের উপরে আমি 4 টাকা করে প্রিমিয়াম দিয়ে রইলাম। वो तो प्रीमियम इज योर कॉस्ट, प्रीमियम तेरा कॉस्ट है, হ্যাঁ, प्रीमियम तेरा कॉस्ट है। हाँ बोल। এবার 340 করে তো আমার স্ট্রাইক করা আছে, তাহলে 340 ইন্টু 50 মানে যত টাকা হচ্ছে সেই টাকাটা কি ওকে দিতে হবে নাকি ना, প্রিমিয়ামটা नहीं, যা नहीं, থাকে? नहीं, तेरे को बस प्रीमियम का जो सेटलमेंट है, मतलब प्रीमियम जो तूने दिया वो तेरा मार्जिन है, ठीक है। प्रीमियम जो तूने हाँ। दिया वो तेरा मार्जिन है। अब अगर मान कि 340 स्ट्राइक था तेरा, ठीक है, 340 तेरा स्ट्राइक था, और तूने जब मार्केट एक्सपायर हुआ, एक्सपायरी पे अगर ये ऊपर जाएगा तभी तू प्रॉफिट करेगा ना। तो अगर ये 350 में जाता है तो 340 से 350 मतलब 10 टका का प्रॉफिट है ना। হ্যাঁ लेकिन मान कि तूने 5 टका प्रीमियम दिया স্যার है, 10 টাকা প্রফিট হচ্ছে কি করে? 340 से 4 350 का টাকা तो प्रॉफिट। তোমার স্যার প্রিমিয়াম দেওয়া ছিল তো? अरे वही না, আমার माइनस তো कर रहा একটা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট থাকে না। यस यस, আচ্ছা ঠিক আছে। माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, ये सही बोला है। 4 टका 75 पैसा मेरा प्रीमियम है, इसको माइनस करके बाकी तुमको प्रॉफिट के तौर पे मिलेगा। अब ये प्रॉफिट जितना तुम्हारा लॉट साइज था उसके हिसाब से सेटलमेंट। হ্যাঁ, তার মানে স্যার ওটা ধরুন 50টা লট ছিল তো 50 ইন্টু 5 করে, Yes. এবারে 5 টাকা করে হলো, তাহলে 5 টাকা করে 250 টাকা। यस, देख ले समझ आएगा अभी ना, बोल। বুঝেছি তার মানে স্যার বুঝেছি। আমার যেটা মার্জিন জমা করা আছে সেই টাকাটা রিটার্ন আছে, সাথে আমার ওটাও আসবে প্রফিটের যেটা। यस, मार्जिन तूने जमा किया वो तो तेरा कॉस्टिंग है, वो तेरा एडजस्ट हो जाता है प्रॉफिट के साथ। হ্যাঁ ওটাই বলছি, মানে প্রফিটে যেটা হবে সেটা মার্জিন যে অ্যাডজাস্টটা বাকি প্রফিটের টাকাটা। ऑब्वियसली तो तूने 10 रुपीज अगर प्रॉफिट किया और 4.75 तेरा प्रीमियम तूने जमा किया, तो 10 रुपीज से 4.75 चला जाएगा, तो बाकी तेरा एडजस्टमेंट होकर तेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब কত হচ্ছে এখানে 6 টাকা নাকি 5 টাকা, 5 টাকা 25 পয়সা। 5 টাকা अगर मान की 300 का लॉट है तो 300 करके, 400 का लॉट है तो 400, 250 का लॉट है तो 250, जैसा होगा वैसा मिलेगा पर लॉट हिसाब से। प्रॉफिट बहुत सिखाएंगे सर, प्रॉफिट इतना सिखाएंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते करते ना तब थक जाओगे, रुक जाओ। अंडरलाइन प्राइस क्या है ध्यान से सुन ले। क्या है ना सर, ये बेसिक चीज बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं बेसिक्स में थोड़ा समय देने का सोचता हूँ ऑलवेज, क्योंकि बेस स्ट्रांग है तो बिल्डिंग मजबूत रहेगा, बेस वीक है तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। अंडरलाइन प्राइस क्या है, अंडरलाइन प्राइस क्या है, हम एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दोनों चीज पे ध्यान दो सर। अंडरलाइन प्राइस क्या है, व्हाट इज अंडरलाइन प्राइस? सर अंडरलाइन मतलब जैसे आईटीसी के केस में अंडरलाइन था उसका स्पॉट मार्केट में जो चल रहा है वही, मतलब जो आपका एसेट है वो करंट मार्केट में जिस दाम पे बिक रहा है, करंट मार्केट में उसका जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ योर एसेट इज योर अंडरलाइन प्राइस। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम लोग जो लैंड का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे अजय और वेनु के बीच में,
लैंड का करंट मार्केट प्राइस था 5 लाख, है ना? तो सॉरी, लैंड का करंट मार्केट प्राइस 5 लाख नहीं था, सॉरी, वो तो स्ट्राइक चूज किया गया था। लेकिन लैंड को अगर मतलब सिंपल बात है कि जो आपका अंडरलाइन प्राइस जो है वो जो मार्केट में चल रहा है, हाँ 5 लाख भी बोल सकते हैं हम लोग, अंडरलाइन प्राइस को 5 लाख बोलना कोई गलत नहीं होगा। लेकिन बात है कि करेंटली मार्केट में लैंड जिस दाम पे बिक रहा, ठीक है, तो एग्जैक्टली आईटीसी का स्टॉक करेंट मार्केट में, मतलब जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट के एंगल में स्पॉट मार्केट बोलते हैं, दोनों मार्केट अलग होता है, ठीक है, दोनों मार्केट अलग होता है। एक होता है ऑप्शन मार्केट, एक होता है कैश मार्केट। जो आपका डे टू डे मार्केट है वही आपका कैश मार्केट है। तो कैश मार्केट में आपका आईटीसी कितने में चल रहा है? देखो करेंटली 387 में चल रहा है। मैं जिस पॉइंट का बात कर रहा हूँ उस टाइम पे ये 336 करके चल रहा था। तो स्पॉट मार्केट में आपका अंडरलाइन का जो भी वैल्यू रहेगा वही आपका अंडरलाइन प्राइस कहलाएगा। इसमें तो कुछ है नहीं सर, लेकिन यही चीज है जिसके ऊपर आपका पूरा फोकस रहता है कि मेरा अंडरलाइन प्राइस मूव करेगा कि मेरा अंडरलाइन प्राइस डाउन जाएगा। द अंडरलाइन प्राइस हैज टू इंक्रीज फॉर द बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन टू बेनिफिट। अगर आप एक कॉल ऑप्शंस बायर बनना चाहते हो, एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो सर, अगर आप कॉल ऑप्शंस बायर बनना चाहते हो अंडरलाइन इंक्रीज होना जरूरी, मतलब 336 से आईटीसी का प्राइस 340 हो जाए, 345 हो जाए, 350 हो जाए, 360 हो जाए, जो भी आपको लगता है। ठीक, जैसे रिसेंटली एचडीएफसी में चेंजेस देखा ना, एचडीएफसी में चेंजेस देखा, रिलायंस में चेंजेस देखा, पॉजिटिव चेंजेस, बैंकिंग सेक्टर्स में भी, बैंक निफ्टी में चेंजेस देखा आपने। बस आपका ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर होना चाहिए कि मार्केट कब पॉजिटिव जाएगा, मार्केट कब नेगेटिव जाएगा, मार्केट कब साइडवेज रह सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, मार्केट का जब नेगेटिविटी है या मार्केट जब साइडवेज है, साइडवेज मतलब चेंजेस नहीं है, एक ही जगह में घूम रहा है, ये दोनों मार्केट एक्चुअली बायर का नहीं है, ये दोनों मार्केट सेलर का। आपको बता दूं कि ऑप्शन मार्केट में ज्यादातर लोग कमाते हैं सेलर बनके, मतलब धेनु जैसा लोगों का संख्या बहुत है कंपेयर टू अजय जैसा। आपको समझ में आ रहा है सर बात? ये बात आपको और आगे आगे समझ में आएगी। हम लोग भले ही अभी बायर बायर पे बात कर रहे हैं, लेकिन एंड पे जब आएंगे धीरे धीरे और बीच में जाएंगे, तब आप देखेंगे कि बायर से ज्यादा सेलर का खेल है। হ্যালো, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে সবাইকে? কারণ স্যার সেলারদের তো মানে তাদের প্রফিটের চান্সটা বেশি না, 66.66% যেটা ছিল। 66.66%, एग्जैक्टली, इसीलिए और मार्केट में भी देखा गया है। देखो मैं आपको एक कोई भी चार्ट से आपको समझा सकता हूँ, अभी 2 सेकंड रुको। देखो निफ्टी बढ़ा कितना बार है और गिरा कितना बार। अगर मैं सिर्फ आपको दिसंबर का बात करूं, मतलब 2023 में अगर आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का ही डेटा देखो, ये निफ्टी 50 का डेटा है। यहाँ देखो आप मोटा मोटी 2023 के स्टार्टिंग में मार्केट में ग्रोथ था, फिर मार्केट उसके बाद देखो कहीं इस एरिया में देखो मार्केट साइडवेज है, फिर मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहा, फिर मार्केट अपर गया, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर मार्केट हल्का सा साइडवेज, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है, फिर साइडवेज रहा, फिर बढ़, ठीक है। तो मार्केट में मौका सबको मिलता है सर, ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो। दोनों बन सकते हो, आप अपना अप्रोच से खेल खेल सकते हो। मतलब साइडवेज मार्केट भी मार्केट है, उसमें भी इनकम होता है। इट्स ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू। साइडवेज मार्केट भी मार्केट है, जैसे ये सिचुएशंस भी मार्केट है, ये सिचुएशंस भी, आप अपवर्ड जाना भी मार्केट है, डाउनवर्ड आना भी मार्केट है। मार्केट में सब चलता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आप किस तरह से मार्केट को रीड कर पा रहे हो। और ये पूरा रीडिंग तभी संभव हो पाएगा जब आप ए टू जेड हर चीज को प्रॉपरली समझोगे। और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस ही नहीं, ये तो बस एक कॉन्सेप्ट है, इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों में अच्छा ग्रिप होना चाहिए, दोनों में, तभी आपको मार्केट में अच्छा मौका मिलेगा। ओनली टेक्निकल भी इनफ नहीं है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। ये आपको कोई फंडा थोड़ी देता है, फंडा नहीं देता, टेक्निक बताता है।
सर एक पॉइंट पे आ रहा है सर, एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर व्हाट इज एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है सर। Exercising of an option contract is the act of claiming your right to buy the options contract at the end of the expiry. If you ever hear the line exercise the option contract in the context of call options, जब भी आप ये वर्ड सुनोगे, इसका सिंपल मतलब होता है the one is claiming the right to buy the stock at the agreed strike price. Clearly, he or she would do it only if the stock is trading above the strike. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है, यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ओनली ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी एंड नॉट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी। माने ये होता है सर, आज 7 अप्रैल अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में आते हो, ठीक है, और मानते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 26 या 27 अप्रैल को खत्म होगा, एक्सपायरी हो गई, तो एक्सपायरी तक होल्ड करना, और होल्ड करने के बाद आपने मानो आपने आईटीसी बाई करने का बात किया था, आपके पास आईटीसी बाई करने का राइट आया था। 7 अप्रैल को अगर आप आईटीसी बाई राइट लेते हो, ये राइट आप कब कंप्लीट कर पाओगे? फॉर एग्जांपल आपने 340 स्ट्राइक चूज किया था और 27 अप्रैल में 350 में आपका एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? ही और शी वुड डू इट ओनली इफ द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव द स्ट्राइक। तो अगर आपका स्ट्राइक था 340 जैसा हमने चूज किया था, याद करो 2 मिनट पहले बोला, अगर आपका स्ट्राइक 340 था और 350 में आईटीसी चल रहा है, देन ओनली आप ऐसा करोगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं करोगे, आपका एक्सरसाइज नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि अगर आप 350 में फिर से मतलब अगर 340 में स्ट्राइक है, 350 में अगर मार्केट नहीं है, तो फिर ऑप्शन एक्सरसाइज करके क्या फायदा? इससे अच्छा है छोड़ दो, जो आपने प्रीमियम दिया था वो लॉस है, और क्या। लेकिन अगर इसको एक्सरसाइज करने जाओगे, मतलब इसको अगर फिर से आप 350 को मतलब 340 की जगह अगर 340 के नीचे आ जाता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, मतलब आपका लॉस है, प्रीमियम लॉस है। लेकिन अगर 350 में जाएगा तो आप ऑब्वियसली इसको एक्सरसाइज करोगे, मतलब बाई कर, आपका क्या था, आप बायर बने थे, अपोजिट में कौन था? सेलर था, तो सेलर तो था अपोजिट में, आपका बाई राइट से आप बाई को एग्जीक्यूट करो ना, फिर एग्जीक्यूट करने से आपका प्रॉफिट है। लेकिन ये काम आप एक्सपायरी पे ही कर सकते हो, नॉट बिफोर द एक्सपायरी। सर इसको बोलते हैं एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर अब किसी के मन में चलता है, कोई कंफ्यूज होता है, उन्हें लगता है कि एक्सरसाइज करना और सेल करना एक चीज है। नहीं सर, किसी को लगता है ऐसा भी होगा कि मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में मुझे थोड़ा चेंजेस देखने को मिला। सर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? समझाता हूं, ध्यान से देखो। Assume with 15 days to expiry, 15 दिन बाकी है एक्सपायरी डेट पे, आईटीसी 340 में चल रहा है, आईटीसी कॉल ऑप्शंस, ठीक है, ये आपका स्ट्राइक है। When ITC is trading at 330 in the spot market, ITC स्पॉट मार्केट में 330 में चल रहा था, स्ट्राइक प्राइस है 340 आपका, ठीक है। 15 डेज टू एक्सपायरी, वन बाइज आईटीसी 340 कॉल ऑप्शंस, ऐसे दिखाता है ना सीई करके, ये आपका कॉल ऑप्शंस है। सर और क्या होता है? सर पुट भी होता है, अच्छा एक होता है अमेरिकन भी होता है, सीए पीए भी होता है, ठीक है, ये अमेरिकन होता है। सर अमेरिकन इंडिया में नहीं बिकता है, अमेरिकन ऑप्शंस इंडिया में सारा यूरोपियन होता है। सर ये यूरोपियन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शंस क्या है आगे बताएंगे सर, हमारे यहाँ पर सब यूरोपियन ही होते हैं। अच्छा, फर्दर एज्यूम दैट he buys the 340 call options, the stock price increased to 360 very next day। मतलब आपने 340 में लिया और नेक्स्ट डे मार्केट 360 में चला गया, तो क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हो? अंडर सच ए सिनेरियो द ऑप्शन बायर कैन नॉट आस्क फॉर ए सेटलमेंट, he cannot exercise against the call options he holds। Settlement will happen only on the day of the expiry based on the price the asset is trading in the spot market on the expiry day। मतलब ऐसा नहीं कि आज 340 में मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट में आया, स्ट्राइक लिया और नेक्स्ट डे 360 में चला गया तो मैं एक्सरसाइज कर दूंगा। नहीं सर, एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप, एक्सरसाइज तो एक्सपायरी पे ही होगा। सर लेकिन क्या रियलिटी में लोग एंड तक होल्ड करता है? द आंसर इज मैक्सिमम केस आंसर इज नो। तो लोग क्या करेंगे? सर आपका कॉन्ट्रैक्ट सेल करके निकल जाओगे, मतलब आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बाय किए थे, आप अपना पोजीशन किसी और को ट्रांसफर कर देते,
तो पोजीशन ट्रांसफर अलग चीज होता है, उसमें भी प्रॉफिट हो जाता है, प्रीमियम पे प्रॉफिट होता है सर। प्रीमियम वैल्यू बढ़ता है समय के साथ साथ, ठीक है, बढ़ता भी है गिरता भी है। टाइम वैल्यू बोल के एक चीज होता है, टाइम डीके बोल के एक चीज होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा सारा चीजें। टाइम वैल्यू मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है, उससे पहले भी आप ऑप्शन छोड़ के ऑप्शन को सेल करके निकल सकते हो। सेल करना अलग बात और एक्सरसाइज करना अलग बात। एक्सरसाइज मतलब जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है उस पर टिके रहना और एंड तक होल्ड करना, ये काफी रिस्की होता है। जितना दिन तक आप ऑप्शन में होल्ड करोगे उतना आपको डर होता है। सर इसमें और भी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे आऊंगा। आईटीएम ऑप्शंस, एटीएम ऑप्शंस, ओटीएम ऑप्शंस, ठीक है, हर चीज में अलग अलग कॉन्सेप्ट काम करता है, एक साथ अभी नहीं समझा सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि यस, ऑप्शन सेल नीड में पॉसिबल है। मतलब आप आज खरीद के कल सेल करके निकलना चाहते हो, दैट इज पॉसिबल। बट ऑप्शन सेल करना और ऑप्शन का एक्सरसाइज करना दोनों एक चीज नहीं। क्या आपको बात समझ में आया इसका? তো मतलब তার মানে सर স্যার অপশন যদি এক্সপায়ারিটা করি তার মানে স্যার প্রফিটের চান্সটা একটু বেশি থাকে যদি প্রফিটে থাকে। नहीं আর सर, যদি আমি ऑब्वियसली प्रॉफिट করে দিয়ে अगर যাই তাহলে नहीं, প্রিমিয়াম ভ্যালুর উপরে প্রফিট হবে। सुन ले बात सुन ले। अगर तुम एक्सपायरी में प्रॉफिट करते हो ना, बहुत प्रॉफिट करोगे, लेकिन अगर लॉस खाओगे तो बहुत लॉस खाओगे। হ্যাঁ इसीलिए ज्यादातर लोग एक्सपायरी तक वेट नहीं करता है, तो प्रीमियम चेंजेस को ही प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल आपको करेंटली दे सकता हूँ, ऐसे मुझे बहुत सारा बात अभी भी करना बाकी है मार्केट को समझाने के लिए, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ। मानो कि अजय और वेनू के बीच में जो हुआ था, 6 मंथ्स तक अगर अजय वेट करता वेनू को, जो कॉन्ट्रैक्ट बाई उसने किया था कि भाई 6 महीना बाद मैं जमीन खरीदूंगा, 5 लाख तुमको दूंगा, 1 लाख तुम अभी प्रीमियम के तौर पे रखो, ठीक है, बात को समझे। ये 1 लाख का प्रीमियम तुम अभी रखो। कौन बोलता है? अजय बोलता है वेनू को। बोला था ना, बोला था ना वेनू। अच्छा लेकिन मतलब स्ट्राइक कितना था जमीन का? जमीन को स्टॉक ही समझो रे बाबा, 5 लाख का मेरा स्ट्राइक था। अगर फ्यूचर में मेरा जमीन का दाम 5 लाख से 10 लाख हो जाता है, या 6 लाख हो जाता है, 7 लाख हो जाता है, ठीक है, 7 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, तो अजय प्रॉफिट करेगा। लेकिन मानो अजय को बीच में लगता है, अजय को बीच में लगता है कि अजय प्रॉफिट, मतलब अजय 6 मंथ्स बाद रोड नहीं होगा, ऐसा किसको लगता है? अजय को लगता है। मतलब एक्सपायरी तक वेट करना सही नहीं है, एक्सपायरी तक होल्ड करना सही नहीं है। तो अजय क्या करेगा? कोई और को ढूंढेगा। से फॉर एग्जाम्पल असीम बोल के कोई मिल गया, अजय असीम को बोलेगा, असीम मतलब असीम ही अजय को बोलेगा ठीक है तू मेरे को ट्रांसफर कर दे। तो वो क्या ट्रांसफर कर देगा? तो प्रीमियम वैल्यू बढ़ जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि असीम को लगेगा कि ये ज्यादा चल रहा है। तो अगर प्रीमियम वैल्यू ज्यादा मिलेगा तो अजय असीम को इसको ट्रांसफर कर देगा, तब भेनू के साथ अजय नहीं असीम आ जाएगा। अब असीम भी बीच में छोड़ के जाना चाहता है तो असीम भी किसी को ढूंढेगा, फिर वो दैट पर्टिकुलर पर्सन के बीच में किसी को ढूंढेगा। कि लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है, आप बीच में छोड़ के जा सकते हो। ये चीज आपको आगे आगे मैं और समझाऊंगा। मतलब फायदा क्या आ जाएगा? अगर 1 लाख की जगह 1,10,000 या 1,05,000 भी हो जाए, 5,000 का प्रॉफिट करके घर बैठ जाएगा कौन? अजय। प्रीमियम अमाउंट में थोड़ा सा प्रॉफिट कर लेगा। लेकिन अभी समय नहीं आया है इस चीज को डिटेल्स में समझने का, मैं समय आने से समझाऊंगा आपको कि कैसे बीच में निकला जाता है और उसमें कैसे प्रीमियम वैल्यू में चेंजेस होके आप निकल सकते हो। लेकिन एक्सपायरी तक होल्ड करने का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग एक्सरसाइजिंग दी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। प्लीज टेल मी, आपको एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ऑप्शन एक्सपायरी क्या है सर? सिमिलर टू ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लोग फ्यूचर मार्केट कर रहे हो, मतलब ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो मैक्सिमम लाइव क्लास में, जिनका लाइव नहीं हुआ है वो बैकअप से देखो या रिवीजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई डाउट है पूछ लो, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जैसे होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आल्सो हैज एक्सपायरी। फ्यूचर में हम लोग तीन तीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखते थे ऑलवेज। ऑप्शन में भी एक्सपायरी होता है। कहाँ मिलता है ऑप्शन का एक्सपायरी? सर ऑप्शंस का एक्सपायरी हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? यहाँ पर भी दिखाई देता है, आप ऑप्शन चेन में जाके भी चेक कर सकते हो।
तो करेंटली क्या क्या ऑप्शन एक्सपायरी डेट चल रहा है ये देखो। निफ्टी सिलेक्ट करो, ठीक है। ये देखो सिंबल जरूरी नहीं है, सिलेक्ट सिंबल तब होता है जब स्टॉप होता है। निफ्टी के केस में तो निफ्टी का काफी है। एक्सपायरी डेट देखो कब है निफ्टी का एक्सपायरी। करंट एक्सपायरी 6 अप्रैल को था, और फिर नेक्स्ट एक्सपायरी 13 अप्रैल को एक है वीकली। हाँ, फिर 20 अप्रैल को है, उसके बाद 27 को है। ऐसा चलेगा, चलता रहता है सर, ठीक है, ऐसा चलता रहता है सब। आजकल वीकली एक्सपायरी में भी काम बनता है, सब और मॉडिफाई हो गया है। नॉर्मली मंथली एक्सपायरी बहुत पॉपुलर माना जाता है, बट वीकली एक्सपायरी का भी बहुत पॉपुलरिटी आज के डेट में है। इसीलिए आप 6, 13, 20, 27, 4th, 25 दिखाई दे रहा है। आप स्ट्राइक आप यहाँ से चूज कर लो, जो भी स्ट्राइक चूज करना है निफ्टी में, ठीक है। जिसको चूज करना है चूज कर लो। अच्छा सेम थिंग आप अपने जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, जैसे ये मैं ज़ीरोधा का वर्चुअल यूज कर रहा हूँ करेंटली आपके सामने। आप यहाँ पर जस्ट लिखो कि जो आपको चाहिए, निफ्टी कितना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी कितना है, 17,599 ना। तो आप चाहो तो 17,500 अगर आपको स्ट्राइक लेना है तो जाओ वहां पर बाई बटन में दबाओ, बाई करो। सर अगर सेलर बनना है वो भी बन सकते हो, स्टार्टिंग में ही सेलर बना जा सकता है। शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है उसका, बताएंगे फिर से बताएंगे। सेलर क्यों बनना है, पुट ऑप्शंस में आके चर्चा होगा, कॉल ऑप्शंस में भी सेलर में चर्चा होगा। लेकिन फिलहाल इतना समझो, ये एक्चुअली एनएससी का ओल्ड डेटा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ये 1 अप्रैल से ये वाला प्लेटफॉर्म बंद हो गया, ठीक है। तो सिमिलर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ऑल्सो एक्सपायर्स। इनफैक्ट बोथ इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, नॉर्मल है, ठीक है। आजकल तो वीकली थर्सडे भी है। अच्छा रिसेंटली बैंक निफ्टी में कुछ चेंजेस आया ना, चौथा मुझे अपडेट दे रहा था। बैंक निफ्टी कब ये होगा, थर्सडे को नहीं होगा, मंगलवार सर, मंगलवार। मंगलवार को। ये रिसेंट अपडेट है, फाइनेंस बिल पे आया है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डेट चलो यहाँ पर चेक करते हैं 6, लेकिन अभी यहाँ पर तो कोई चेंज दिखाई नहीं रहा है। 6 के बाद 13 अप्रैल ही बता रहा है, मतलब कल স্যার জুন থেকে হবে স্যার। जून से क्या हो गया। हाँ वही सोच रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ देखो एनएससी ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया। 6 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल, मतलब अभी चलेगा जून से अपडेट। ओके স্যার পুরোনোগুলো তো নিয়ে বসে আছে লোকেরা, চেঞ্জ করবে কি করে? वही तो, अभी तो ओपन ओपन पोजीशन है तो अभी जून से ट्राई करेगा। ठीक है, ठीक है, ये सब अपडेट आपको मिल जाएगा, ये सब अपडेट से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है चीजों को समझने में। तो फिर नॉर्मली लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ जो करेंटली चल रहा है, लेकिन रिसेंटली बैंक निफ्टी में हल्का एक चेंजेस फाइनेंस बिल पे दिया है कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है उसको ट्यूसडे को किया जाए। जस्ट लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आल्सो हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट मंथ, मिड मंथ, फार मंथ, ठीक है। यहाँ पर तो वीकली भी चलता है। फ्यूचर में जैसे हम लोगों ने देखा था मंथली है, यहाँ पर तो वीकली भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है, आप देखो। अशोक लेलैंड गाड़ी बनाता है रे बाबा। अशोक लेलैंड का शेयर प्राइस था, बहुत कम चल रहा था, 3 टका 10 पैसा। 3 टका जिसका अंडरलाइन चल रहा था। अच्छा 3 टका 10 पैसे शेयर नहीं, प्रीमियम है। देखो मैं भी धोखा खा गया, प्रीमियम वैल्यू शेयर का दाम है, अंडरलाइन है 71.7। ध्यान से देखे, ठीक है। 71.7 तक इसका अंडरलाइन वैल्यू चल रहा था, और इसका स्ट्राइक 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 जैसे मार्केट लॉट कितना लेना था 8,000। स्ट्राइक के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है क्या? हाँ স্যার উপরে ডান দিকে আছে। 70 रुपीज, 70 स्ट्राइक पर, ठीक है। अच्छा स्ट्राइक आप अलग चूज कर सकते हो, आप 70 ले लो, 75 3 ले लो, जो भी अवेलेबल होता है, ठीक है। सर ऊपर लेना है कि नीचे लेना है ये अलग चर्चा है, मतलब হ্যালো 70। हाँ बोलो बोलो बोलो, सुमित ने सवाल किया क्यों আছে। বলছি যে এই যে 3 টাকা 10 পয়সা যেটা প্রিমিয়াম আছে, ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে কি ফিউচার মার্কেটে যেটা দেখছিলাম স্প্যান আর এক্সপোজার দুটো থাকে, তো এর মতো কি দুটো আছে কি? না এখানে এখানেও স্প্যান এক্সপোজার দুটোই থাকে, বাট এখানে কনসেপ্টটা বেসিক্যালি প্রিমিয়াম ভ্যালুতে হয়। এটাকে এইভাবে লিখতে পারিস, कैलकुलेटर हर ब्रोकिंग फर्म का होता है कैलकुलेटर चेक करने के। क्या करना चाहिए, इक्विटीज एफएनओ, कॉन्ट्रैक्ट
ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन हो गया नहीं, मुझे चलो जरूरत था मार्जिन कैलकुलेटर। एक सेकेंड, मार्जिन चेक कर ले। जैसे कि तुम्हारे सामने फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सचेंज है, प्रोडक्ट को फ्यूचर की जगह ऑप्शन चूज कर लो। ओके, सिंबल कोई भी कंपनी चूज कर ले। अशोक लेलैंड करेगा क्या? चलो कर, अशोक लेलैंड कब कर देगा? 27 अप्रैल। चलो 27 अप्रैल ले ली। अच्छा ये पुट लेना है कि कॉल लेना है? चलो कॉल ही ले रहे हैं, अभी पुट तो समझे नहीं। स्ट्राइक प्राइस एक पुट करना पड़ेगा। अशोक लेलैंड का क्या स्ट्राइक लेना चाहिए मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं। अशोक लेलैंड चल कितने में रहा है? ऑप्शन चेन में चलो, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में यहाँ पर 95 तो चल जाए। एट द मनी नहीं है ना? 99 approx. एक सेकेंड, अशोक ले चल रहा है 136, 136 अंडरलाइन है सर, 136। तो अगर मैं एकदम क्लोज एरिया में लूँ 136 तो 137 में जा सकते हैं या 133 कुछ भी ले लो। अरे अभी कुछ भी ले, बाद में समझाऊंगा क्या लेना है नहीं लेना है। ठीक है, 133 स्ट्राइक। क्वांटिटी कितना लेना है? 5000 बाई करना है। तो लॉट से चलो इसके पास है 5000 का लॉट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता। अगर लॉट साइज डबल करना है 10,000 करना पड़ेगा। ऐड करो, ऐड हुआ। यू हैव ऑलरेडी एडेड दिस कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, यहाँ पर मार्जिन में कुछ शो नहीं कर रहा है। ये लाइव मार्केट में ही शो करता है, बस इनिशियल मार्जिन एक्सक्लूजन मार्जिन का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट दिखा नहीं रहा है। तो बेसिकली ये फ्यूचर में ही लागू होता है, ऑप्शंस में लागू नहीं है। এটাই একটু फ्यूचर জানার ছিল। তোমার ফিউচার মতনই কাজ করে কিনা। फ्यूचर में दिखता है ऐसा लेकिन इसमें प्रीमियम का खेल होता है ना सर। इसमें जो भी प्रीमियम मार्केट में अप डाउन होता है लाइव में, उसी के ऊपर बेस करके तुम्हारा मार्जिन होता है। ठीक, जैसे तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग निफ्टी का कॉल ऑप्शन चूज कर रहे थे। निफ्टी ये देखो सर 50 क्वांटिटी है ये। तो 2.5 क्यों दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं आया, पागल हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। কোনটা আড়াই अगर টাকা দেখাচ্ছে? এইখানে একটা 2.5 দেখা যাচ্ছে। একটা গন্ডগোল হচ্ছে। ঠিক আছে, পরে আসছে बट नॉट लाइक फ्यूचर मार्केट्स। थोड़ा अलग है। मैं बताऊंगा मार्जिन में प्रीमियम को कैसे जमा करना होता है, उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, अप डाउन का क्या खेल है, मार्जिन क्यों बढ़ता है क्यों गिरता है, आगे समझाता हूँ। लेकिन फिलहाल अशोक लेलैंड का कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा फोकस करो। देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है सीई। अच्छा, ऑप्शन टाइप दो तरह का होता है, सीई एज वेल एज पीई। सीई मींस कॉल ऑप्शन, पीई मींस पुट ऑप्शन। ठीक है, स्ट्राइक है 70 और यहाँ पर आपका अंडरलाइन चल रहा है 71। बेसिकली आप तभी इसका बायर बनोगे जब आपको लगेगा कि स्ट्राइक 70 है तो ये 70 के ऊपर जाएगा, से फॉर एग्जांपल 75 जाएगा, तभी आपको ये अशोक लेलैंड बाई करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो दिस इज द स्नैपशॉट। लेकिन इसको बाई करने के लिए आपको कितना जमा करना पड़ेगा? अशोक लेलैंड को अगर आपको अशोक लेलैंड का स्ट्राइक को लेना है, कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, 70 रुपीज इसका स्ट्राइक है, 3 टका 10 पैसा इसका प्रीमियम चल रहा था। 3 एक्सपायरी आपके सामने थे, 26 मार्च, 30 अप्रैल, 28 मई। लेकिन आजकल और भी एक्सपायरी वीकली बेसिस में शो करता है। ऑफ कोर्स द प्रीमियम ऑफ ऑप्शंस चेंजेस एज एंड व्हेन द एक्सपायरी चेंजेस। जैसे जैसे एक्सपायरी चेंज होगा प्रीमियम भी चेंज होगा। वी विल टॉक मोर अबाउट एप्रोप्रिएट टाइम, जब आएगा मैं आपको प्रीमियम में और बात करूंगा। ठीक है, बस इतना समझो। I would not remember just feeling the expiry like future. There are 6 expiry options and premium is not same across different expiries. Yes, ये थोड़ा अलग है, ऑप्शंस का एक्सपायरी थोड़ा सा अलग है, ये आपको मैं बताता हूँ बाद। लेकिन ऑप्शन एक्सपायर करेगा ये एक्सपायरी डेट का बाद। ऑप्शन प्रीमियम क्या है? चलो आ गए, आप बोल रहे थे ऑप्शन प्रीमियम आ गया सामने। ये जो 3 टका 10 पैसा का प्रीमियम था ये आपके सामने 300 यार। अच्छा, ये आज प्रीमियम प्रॉपर्ली क्यों नहीं दिखा रहा है जानते हो? क्योंकि मार्केट क्लोज ऑफ है ना, इसीलिए। मार्केट ऑन रहने से ये सब प्रीमियम वैल्यू ठीक ठाक से समझ में आता है, लाइव नहीं है ना, इसीलिए। मैं समझ गया, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ बहुत सारा चीज गलत दिखा रहा है। गलत क्यों दिखा रहे हैं?
Since we have discussed premium on a couple instances previously, बहुत सारे बार हम लोग premium चिल्ला रहे हैं. I guess you would now be clear about few things with respect to option premium. Premium is the money required to be paid by the option buyer to the option seller. Premium क्या है? Option buyer option seller को देगा. अगर ये buyer है और ये seller है, seller basically premium receive करता है. Seller premium receive करता है, buyer premium pay करता है. Okay, ये simple बात है. Against the payment of premium, the option buyer buys the right to exercise his desire to buy. तो ऑप्शन बायर क्या करेगा? जैसे ही वो प्रीमियम पे करेगा, वो राइट टू बाई, डिजायर टू बाई जो कॉन्सेप्ट है उसको खरीद लेगा. और सेल इज केस ऑफ पुट ऑप्शंस, मतलब बेसिकली और सेल इन केस ऑफ पुट ऑप्शंस. पुट ऑप्शंस के केस में अलग होता है. पुट ऑप्शंस जब वो सेल करेगा तब वो कलेक्ट करेगा. ठीक है, तो मतलब जब सॉरी पुट ऑप्शन जब सेल करेगा तब भी वो पे करेगा. सर अभी पुट के बारे में बात नहीं करें, पुट में आऊंगा तब बात करूंगा. द एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस अपॉन एक्सपायरी, और जो कुछ भी होगा एक्सपायरी पे होगा और स्ट्राइक पे होगा. इफ यू हैव गॉट दिस पार्ट क्लियर टिल नाउ, आई गेस वी आर नाउ ऑन द राइट ट्रैक. सर प्रीमियम जमा करना, प्रीमियम उठाना, ये सब अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. We will now proceed to understand a new perspective on premiums. Also at this stage, I guess it is important to let you know that the whole of the option theory hinges upon option premium. पूरा का पूरा ऑप्शन पे खेलना, प्रीमियम पे ही खेल सकता है. Option premium play an extremely crucial role when it comes to trading options. Eventually, as we progress through this module, हम लोग धीरे धीरे हर एक options premium में बात करेंगे. एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिए थे, अजय वेन्यू एग्जाम्पल. इसमें हमने देखा था कि अजय ने वेन्यू को 1 लाख का प्रीमियम जमा किया था, है ना. ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे. और अगर आप ऑप्शन चेन देखो ना, ऑप्शन चेन देखो ना भाई, ऑप्शन चेन में आईटीसी का स्ट्राइक जब देखो, स्ट्राइक जब 112 है, ठीक है, एक इसका आईटीसी का है कि अशोक लेलैंड का, अशोक लेलैंड का. अंडरलाइंग है 136, स्ट्राइक 112 था, तो प्रीमियम 20.95 में क्लोज हुआ. थोड़ा सा क्लोज में आ जाओ आसपास के दाम पे, तो प्रीमियम चल रहा है 3.75, 4.30, 4.95, 5.65. लॉट साइज मोटा मोटी 5,000 का आसपास है, 10,000 के आसपास है. ठीक है, चेंजेस होता है, लॉट साइज चेंजेस भी हो सकता है. ठीक है, बीट क्वांटिटी, मिनिमम बीडिंग क्वांटिटी आपको बता देता है जब भी आप ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं. द पॉइंट इज दैट ये पूरा खेल जो है सर, ये जो प्रीमियम जो है ना, इसमें ना 2-3 चीज काम करती है. फर्स्ट थिंग, न्यूज फ्लो. The news on the Harvey project was only speculative and no one knew for sure if the project would indeed come up. मतलब प्रीमियम क्या है, ये क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है वो बता रहे हैं. प्रीमियम वैल्यू का बढ़ना गिरना, ठीक है. तो इसमें हम लोगों ने अजय वेन्यू का एग्जांपल याद करो, न्यूज. ठीक, जैसे स्टॉक मार्केट के केस में, बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई रेपो हाई करेगा कि नहीं करेगा. ठीक है, जैसे बैंकिंग में भी फ्लो है. कल का मार्केट देखना, कल तो सैटरडे है, सोमवार देखना क्या होता है मार्केट में. थिंक अबाउट इट. वी डिस्कस 3 पॉसिबल सिनेरियो इन द प्रीवियस चैप्टर. इसमें वेन्यू के लिए फेवरेबल 2 था और अजय के लिए फेवरेबल 1. सो बिसाइड द नेचुरल स्टैटिस्टिकल एज दैट वेन्यू हैज, fact that high value is speculative only increase his chance of benefiting from the agreement. हम लोगों ने ये देखा, जो सेलर बनता है उसके पास 66% चांसेस होते हैं, जो बायर होते हैं उसके पास 33% चांसेस होते हैं. Yes, we know that. टाइम का खेल भी है. There was 6 months टाइम, बट ऑप्शन मार्केट में रियल में हमें वीकली टाइम मिलता है, मंथली टाइम मिलता है, मैक्सिमम 1 मंथ मान के चलो. अच्छा, this point actually favors Ajay. Since there is more time to expiry, the possibility of event working in Ajay's favor also increases. जितना समय जाएगा अजय का फेवरेबल होने का चांसेस बढ़ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, if you were to run 10 kilometers in which time duration are, you more likely to achieve within 20 minutes or within 70 minutes. मतलब आपको 10 किलोमीटर जाना है, 20 मिनट में पहुंचने का चांसेस ज्यादा है कि 70 मिनट में पहुंचने का चांसेस ज्यादा है. ये क्वेश्चन किया आप, बोलो सर. 10 किलोमीटर जाना है, व्हाट इज द चांसेस कि 20 मिनट्स. ऑब्वियसली, तो जितना समय ज्यादा रहेगा बायर के लिए, ये ऑब्वियसली एक चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. हायर द टाइम ड्यूरेशन, हायर इज द प्रोबेबिलिटी टू अचीव इट. सर ऐसा है क्या? यस, जितना समय रहेगा प्रोबेबिलिटी तो उतना ही है, लेकिन इतना भी है कि टाइम के साथ साथ रिस्क भी बढ़ता है. टाइम के साथ साथ रिस्क भी बढ़ता है. तो न्यूज फ्लो एक कारण है.
सेकंड, टाइम फ्रेम एक मैटर होता है। और एक चीज है सर, न्यूज, व्हेन द डील वाज डन बिटवीन अजय एंड भेनू, ऐसा कोई भी स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है, द न्यूज वाज प्योरली स्पेकुलेटिव और बढ़ सकता है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे। आरबीआई, कुछ दिन पहले बात ये चल रहा था, आपको मैं रियल चीज बताऊं, कुछ दिन पहले तक आरबीआई बता रहा था, क्या बता रहा था आरबीआई, कि रेपो और इंक्रीज करेगा, रेपो विल इंक्रीज। लेकिन रियल में क्या हुआ सर, रेपो बढ़ा कि सेम रहा? जिनको रेपो का नॉलेज नहीं है मैं उनको बता दूं, रेपो क्या होता है, जिस रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। और जिस रेट में ये उल्टा होता है, मतलब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लेते हैं, उनको रिवर्स रेपो बोलते हैं। ठीक है, रेपो रेट बढ़ने से इकोनॉमी में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। क्या? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में आरबीआई के पास पैसा रखना होता है। और उससे भी बड़ी बात, जैसे ही कॉमर्शियल बैंक का रेट बढ़ जाएगा तो आम आदमी के ऊपर भी इंटरेस्ट का चार्जेस कॉमर्शियल बैंक बढ़ा देगा। मतलब हम लोग जिस बैंक में जाते हैं रे बाबा, एसबीआई, एचडीएफसी, कोई भी बैंक, जैसे ही आरबीआई उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाता है वो भी हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या है, मनी का फ्लो इकोनॉमी में कम हो जाता है और उसके ऊपर असर पड़ता है, बैंकिंग बिजनेस में असर पड़ता है। तो पॉइंट इज दैट, होगा कि नहीं होगा ये एक स्पेकुलेशंस पे डिपेंड है। ठीक है, सो हेंस वेन्यू हैज वाज हैप्पी टू एक्सेप्ट 1 लाख एज प्रीमियम। ठीक है, सेलर जो होता है ना, वो इसीलिए प्रीमियम लेके हैप्पी होते हैं। However, for a minute, assume the news was not speculative, but अगर ये speculation ना होकर real हो तो there was some sort of bias. Maybe there was a local politician who hinted in the recent press conference that they may consider a highway in that area. ठीक जैसे आरबीआई के केस में आरबीआई के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि यस हम लोग फिर से एक बार बढ़ा सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा हाई चांसेस हो जाता है रेपो बढ़ाने के बारे में, हाईवे प्रोजेक्ट आने के बारे में। तो र्यूमर है कि रियलिटी है, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। The news is no longer a rumor. Suddenly there is a possibility that the highway may indeed come, and there is still an element of speculations, halka fulka. With this in perspective things about it, do you think Venu will accept 1 lakh? अगर ये चीज बात को समझे, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। स्टार्टिंग में जब र्यूमर था तो वेन्यू 1 लाख लिया था, अब जब र्यूमर रियलिटी में बदल रहा है, क्या प्रीमियम वैल्यू 1 लाख रहेगा कि 1 लाख से इंक्रीज करेगा? फ्रॉम वेन्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज टेल मी सर। जब कोई স্যার मैटर এটা কি কন্ট্রাক্ট হয়ে যাওয়ার কথা বলছেন? कॉन्ट्रैक्ट होने মানে के टाइम যখন पे ही অজয় होता স্যার है, কন্ট্রাক্ট मे बी कॉन्ट्रैक्ट আচ্ছা তারা তো বেশি নিতেই পারে। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपके सामने दो सिचुएशन है, न्यूज तो है सर, कुछ न्यूज र्यूमर भी होते हैं और कुछ न्यूज रियलिटी भी होते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस र्यूमर में भी होता है, रियलिटी पे भी होता है। कुछ लोग र्यूमर के बेसिस में ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग रियलिटी देख के ट्रेड लेते हैं। तो जब रियलिटी होगा तो प्रीमियम वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि गिरेगा? मतलब वेन्यू वेन्यू को श्योर शॉट, अगर वेन्यू को भी पता लग रहा है कि नहीं रास्ता बनेगा, तो वेन्यू बोलेगा नहीं नहीं हम तो 1 लाख से नहीं मानेंगे, रास्ता बनेगा, तुमको लेना है बट ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, सो लैंड प्राइसेस भी बढ़ेगा। अगर बिकॉज देयर इज स्टिल एन एलिमेंट ऑफ चांस ही विलिंग टू टेक द रिस्क provided the premium will be more attractive. Maybe he would consider the agreement attractive if the premium was rupees 175 instead of 1 lakh. मतलब बात समझो, प्रीमियम वैल्यू क्यों ग्रो करता है? ये जो डे टू डे मार्केट प्रीमियम है ये क्यों ग्रो करेगा और क्यों डिक्लाइन करेगा? जब मार्केट में कोई प्रॉपर चांसेस नहीं है प्रीमियम गिरता भी है, जब चांसेस हाई है, बायर की तरफ से अगर चांसेस हाई है तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो लेट अस पुट दिस स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव। चलो सेम कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। इन्फोसिस ट्रेडिंग कर रहा था 2200 में, आप इन्फोसिस का 2300 सी चूज कर रहे हो, एक मंथ है एक्सपायरी पे। ध्यान से सुनना, मैं समझ सकता हूँ कई बार मैं भेनू अजय में जाता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि सर सब ठीक है लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है, लेकिन हम लोग बार बार पहले एक बार नॉर्मल भेनू अजय बताने के बाद फिर से स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट को रिलेट करने के लिए। सर 2200 इन्फोसिस चल रहा था, 2300 कॉल ऑप्शन आपने चूज किया, 1 मंथ है एक्सपायरी पे, प्रीमियम वैल्यू है 20। आप अपने आप को भेनू के चप्पल में अपना पैर लगा दो सर, चप्पल मतलब समझते हो ना? ठीक है, भेनू के जूता में अपना पैर को पुट करो। ठीक है, ऑप्शन राइटर
रेनू कौन है? बायर नहीं, सेलर है। Would you enter into an agreement by accepting 20 per share per annum? क्या आप पर शेयर 20 पे आओगे कॉन्ट्रैक्ट करने प्रीमियम पे? पर annum नहीं, प्रीमियम पे। If you enter into this option agreement as a seller, then you are giving the right of buying Infosys option at 2300 1 month down the line from now. आप ये एग्रीमेंट ऑब्लिगेट करने का वादा करते हैं किसको? बायर। Assume for the next 1 month there is no foreseeable corporate action. ऐसा कोई भी इन्फोसिस के तरफ से कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है कि इन्फोसिस का शेयर का दाम बढ़ सकता है। करंट मार्केट प्राइस इन्फोसिस का 2200 चल रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन लाइक डिविडेंड पेड, क्वार्टर रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट कि बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो रहा है, ठीक है, कुछ भी, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। इन्फोसिस बहुत बड़ा आईटी कंपनी है, ठीक है, तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का वन ऑफ द बिग। टीसीएस और इन्फोसिस में बहुत कंपटीशन, ठीक है। तो वन मंथ देयर इज अ फोर्सेबल कॉर्पोरेट एक्शंस, कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा है। तो क्या आपको लगता है इन्फोसिस का शेयर प्राइस बढ़ेगा? कंसिडरिंग दिस मे बी यू मे एक्सेप्ट द प्रीमियम ऑफ ₹20। अगर आपको लगता है चांसेस इज वेरी लो, देन आप ₹20 प्रीमियम में मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट में कुछ तो होने वाला है, ठीक है, तो प्रीमियम वैल्यू बढ़ सकता है, प्रीमियम वैल्यू बढ़ सकता है। से फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ देयर इज अ कॉर्पोरेट इवेंट लाइक क्वार्टर रिजल्ट मतलब जैसे अभी बैंक का आया है, that tends to increase the stock price. Will the option seller still go ahead and accept 20 as the premium for the agreement? Clearly it may not be worth to take the risk at 20. तो सेलर जो है वो 20 का रिस्क नहीं लेगा 20 का रिस्क। उल्टा वो बोलेगा कि नहीं क्वार्टर रिजल्ट हाई होने वाला है, उसका भी एनालिसिस है, तो बोलेगा नहीं हम 75 लेंगे, 20 नहीं पर शेयर। तो ऑटोमेटिकली 20 का प्रीमियम 75 में चला गया। Let us keep this discussion at the back of our mind. We will now take up second point, that is time. Time क्या है सर? When there was a 6 months time, ध्यान से सुनना। अजय का जो कॉन्सेप्ट था, अजय के पास 6 महीने का टाइम था, रोड बनेगा कि नहीं बनेगा समय था उसके पास। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी टाइम का मैटर होता है। अजय knew that there was ample time for the dust settle and truth to emerge, मतलब रास्ता बने कि ना बने, हाईवे प्रोजेक्ट आए कि ना आए। However, instead of 6 months, what if there is only 10 days time? अगर टाइम कम हो जाता है तो क्या होगा? Since the time has shrunk, there is simply not enough time for the event to unfold. Under such circumstances, with time not being on Ajay's side, do you think Ajay will happy to pay 1 lakh? Hello? अजय के पास अगर टाइम नहीं है, मतलब अजय कौन था? कॉल ऑप्शन बायर था। प्लीज टेल मी प्योर डिमांड सप्लाई सिचुएशन। बायर के पास टाइम कम है, 10 दिन टाइम है, 6 महीना नहीं। तो क्या अजय 1 लाख देने के लिए रेडी रहेगा या कम देगा? बोलो सर। কম দেওয়ার চেষ্টা করবে তো, ऑब्वियसली কম দেওয়ার চেষ্টা করবে। एकदम सर 100%, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो सच में उसका जो ट्रेड है वो फुलफिल होगा। तो इसलिए बायर जो है वो कम प्रीमियम देने का कोशिश करेगा। तो सर आप बात को समझे, ये बात एक तरफा नहीं है, दो तरफा बात है। बायर का भी चलता है, सेलर का भी चलता है। प्योर डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट जो प्रीमियम वैल्यू को कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। एनीवे, द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज बोथ न्यूज एंड टाइम इन पर्सपेक्टिव इन दिस प्रीमियम इज नेवर अ फिक्स्ड रेट। इसीलिए प्रीमियम कभी भी फिक्स नहीं होता। लाइव मार्केट में आप हर मिनट ट्राई करना, हर मिनट में आपको डिफरेंट रेट नजर आएगा। मैं इस दिन आपको शो करूंगा। इट इज सेंसिटिव टू सेवरल फैक्टर्स। सम फैक्टर्स टेंड टू इंक्रीज द प्रीमियम, सम टेंड टू डिक्रीज इट। कुछ प्रीमियम को बढ़ाएगा, कुछ प्रीमियम को घटाएगा। एंड इन रियल मार्केट all these factors act simultaneously, affecting the premium. To be precise, there are 5 factors similar to news and time that tends to affect the premium. These are called option Greek. आगे सीखेंगे सर ग्रीक ऑप्शन, डेल्टा गामा थीटा डेका, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। देगा डेका डेका बोल लियो, ठीक है, ऑप्शन ग्रीक। लेकिन अभी ऑप्शन ग्रीक में बात नहीं करेंगे,
बट इतना समझ लो, ये जो 5 फैक्टर के बारे में बात किया ना, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, डेका, ये 5 चीज जो बेसिकली ग्रीक ऑप्शन क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये ग्रीक मैथ्स में यूज किया गया है, ठीक है, मतलब ग्रीस, ठीक है, इताली ग्रीस, जो ग्रीस है, वो डेल्टा, गामा, थीटा, डेका, वेगा का जो कॉन्सेप्ट है, या आपको मार्केट में प्रीमियम अप एंड डाउन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको प्योरली समझाएगा। लेकिन अभी थोड़ा अर्ली स्टेज में है डेल्टा, गामा, थीटा को बात करने के लिए। अभी के लिए बस इतना बताएंगे आपको, रिमेंबर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम इज पिवोटल ऑफ द ऑप्शन थ्योरी, बहुत जरूरी है। प्रीमियम इज नेवर ए फिक्स्ड रेट, इट इज द फंक्शन ऑफ मेनी फैक्टर्स। इसमें से एक दो बताया आपको, टाइम, न्यूज, seller perspective as well as buyer's perspective, demand supply concept. In real market, premium vary almost on a minute by minute basis. मैं लाइव क्लास में शो करूंगा कि कैसे हर मिनट में प्रीमियम कभी बढ़ता भी है, कभी घटता भी है, और उसके बैकग्राउंड में रीजन को भी ढूंढना है। अगर आपने अभी तक का सारा पॉइंट गैदर कर लिया, अब हम लोग धीरे धीरे ऑप्शन सेटलमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन सेटलमेंट मतलब जिसका सवाल आप लोगों ने मुझे पहले ही कर दिया था कि सर ऑप्शन सेटल कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली सर सेटलमेंट में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, सेटलमेंट इज अ सिंपल फैक्टर। 2 मिनट समय लूंगा, आपको बता देते हैं सर ऑप्शन सेटलमेंट कैसे होता है। सिंपल तरीके से अभी समझो, बाकी और डिटेल्स तरीके से समझेंगे। जैसे ये किसका शेयर है, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, ये भी एक शेयर है। प्रीमियम चल रहा था 1 टका 35 पैसा, स्ट्राइक चल रहा है 25 टका में। स्ट्राइक है, सॉरी स्ट्राइक 25 है और अंडरलाइन है 25.90, 25 टका 90 पैसा अंडरलाइन है, ओके। लॉट है 8,000 का। अगर हमें इसको इस पर पूरा का पूरा लॉट को अगर सेटल करना है तो कैसे होगा। अच्छा, मेरा एक्सपायरी कब है, एक्सपायरी डेट भी दिया है 26 मार्च, कॉल ऑप्शन है, ठीक है। जो जरूरी डेटा है मैं आपको बताया। अब यहाँ पर आप नजर दो, अगर आप जेपी एसोसिएट्स का अगर आप कॉल ऑप्शंस बाई किए हो 25 टका, जो आपका एक्सपायरी होगा 26 में, प्रीमियम क्या है 1 टका 35 पैसा, एंड मार्केट लॉट इज 8,000 शेयर्स। Assume there are 2 traders, trader A, trader B. Trader A wants to buy this agreement, तो ऑप्शन बायर बनेगा, एग्रीमेंट बाय करेगा, ठीक है। एंड ट्रेडर B wants to sell this agreement, एग्रीमेंट सेल करेगा। ये एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट है। जो लोग चार्टर्ड का क्लास करते हो, सीएमए वगैरह का, सीएस का, वहाँ पर हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं ना, वहाँ पर भी हम लोग एग्रीमेंट टू सेल वगैरह पढ़ते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। Considering the contract is for 8,000 shares, that is how the cash flow would be look like. Since the premium 1 टका 35 है, तो 8,000 करके 1 टका 35 पैसा, 10,800 आपको प्रीमियम अमाउंट जमा करना है, जो ट्रेडर ए ट्रेडर बी के लिए जमा करेगा। ध्यान से सुनना, ट्रेडर ए ट्रेडर बी के लिए जमा करेगा। ट्रेडर बी सेलर है, ट्रेडर ए बायर है। नाउ बिकॉज ट्रेडर बी हैज रिसीव्ड द प्रीमियम फ्रॉम ट्रेडर ए, ट्रेडर बी इज ऑब्लिगेटेड टू सेल ट्रेडर ए 8,000 शेयर्स ऑफ जेपी ऑन 26 March 2020। एक्सपायरी में एक्सरसाइज करना पड़ेगा। If trader A decide to exercise his agreement, अगर trader A exercise करना चाहेगा तो, however, this does not mean that trader B should have 8,000 shares with him on 26 March. Not necessary कि trader B के पास भी 8,000 शेयर 26 मार्च में रहे। Options are cash settled, physical settle नहीं होता है। This means on 26 March in the event trader A decide to exercise his right and trader B is obligated to pay just the cash differential to trader A. वो सिर्फ कैश डिफरेंशिएट करेगा, कोई शेयर बाई सेल करना नहीं है, मतलब शेयर को सेटल नहीं करना कि 8,000 शेयर उसके अकाउंट में जमा करना है, नॉट लाइक दैट। हाँ, रिसेंटली एक अपडेशन आया है, वो चर्चा मैंने रिसेंटली किया है, आपको मैं बाद में बताता हूँ। To help you understand this better, consider 26 March JP Associates trading at 32. This means ऑप्शन बायर एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि 25 टका में उसका बाई था, बाई एग्रीमेंट था, और मार्केट अभी 32 में चला गया, तो ऑब्वियसली अगर जेपी एसोसिएट्स एक्सरसाइज करता है एक्सपायरी पे तो प्रॉफिट है ना, ओपन मार्केट में। तो द सेम इज ट्रेडिंग एट 32 इन द ओपन मार्केट, मतलब कैश मार्केट। तो ऑन 26 ट्रेडर एक्सरसाइज द राइट ऑफ 8,000 शेयर्स फ्रॉम ट्रेडर बी। द प्राइस एट विच ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस 25 इज द स्ट्राइक प्राइस। तो क्या खेले होगा ट्रेडर ए के लिए, 8,000 into 25, ट्रेडर ए पेज 2 लाख टू ट्रेडर बी। ध्यान से सुनना, क्या होगा एक्सपायरी पे, क्या होगा देखो, 8,000 करके 25 टका का 2 लाख ट्रेडर ए पे करेगा ट्रेडर बी को,
Against this payment, trader B release 8,000 shares at ₹25 to trader A. Trader A almost immediately sells these shares in the option market. Trader A क्या करेगा? Immediately इसको option open market में sell करेगा at ₹32 per share and receive 2,56,000. So trader A makes profit 2,56,000 minus 2 lakh on this transaction. इसको और एक तरीके से देखा जा सकता है, ये हो गया फिजिकल सेटलमेंट, शेयर बाई सेल हुआ और सेटलमेंट। স্যার এটা তো ফিউচার কন্ট্রাক্টের মতো, यस ये মানে फिजिकल সিমিলার তো सेटलमेंट, ফিউচারের মতনই। सिमिलरली फ्यूचर, एग्जैक्टली, ठीक है। কারণ लेकिन ডিফেন্স অ্যামাউন্টটা তো ক্রিয়েট করে দেওয়া যেতে পারে। यस तूने जो बताया वो अनदर वे टू लुक दिस, 35 32 माइनस 25 डिफरेंस कितना है? 7 टका। शेयर कितना है? 8,000, ठीक है। बायर के पास कितना है? 8,000 इंटू 7 तो 56,000 फ्रॉम ट्रेडर बी, ट्रेडर ए को मिल जाएगा। ये सब ना 8,000 शेयर है, 7 टका करके प्रॉफिट है, तो ट्रेडर बी ट्रेडर ए को दे देगा 56,000। और इस ट्रेड में आने के लिए ट्रेडर ए ने कितना खर्चा किया था? इसको बोलते हैं कैश सेटलमेंट। 56,000 का प्रॉफिट हुआ और कितने का प्रीमियम कितना था? 1 টাকা 35 না 1 টাকা 35 পয়সা something। 1 टका 35 पैसे 1.35, तो हिसाब लगाओ ना, 8,000 इंटू 1 टका 35 कितना होता है? 10,000। 10,800 টাকা মনে হয়। यस, तो ये कॉस्टिंग है, दिस इज द कॉस्ट। तो 56 माइनस 10,800, 45,200 इज द प्रॉफिट ट्रेडर ए का। बी का लॉस है और क्या? In fact, if you look at the percentage return, this turns out to be a whopping 419%, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट था 10,800। यही तो आपका इन्वेस्टमेंट था ना, थोड़ी ना आपने इतना पैसा जमा किया था। अरे क्या ट्रेडर ने 2 लाख जमा किया? 1 টাকা 35 পয়সা, না 1 টাকা 35 পয়সা আমি তো করেছিলাম। एग्जैक्टली, तुमने 2 लाख तो नहीं दिया ना। 1 টাকা 35 পয়সা দিয়ে 7 টাকার মতো হয়েছিল। यस सर, उसी हिसाब से हिसाब लगा लो। मतलब तुम ऐसा हिसाब लगा सकते हो, 10,800 जमा करके तुमको आ रहा है 45, ऑलमोस्ट 419%। ये एनुअलाइज नहीं है सर, तब इसको अगर आप एनुअल रिटर्न में कन्वर्ट करोगे तो और ज्यादा हो सकता है। ये जस्ट मतलब सिंपल करंट लेवल में, द फैक्ट दैट वन कैन मेक सच लार्ज asymmetric return is what makes option an attractive instrument to trade। इसीलिए ऑप्शन मार्केट के लिए लोग पागल हैं, सीखने के लिए पागल हैं। ये देता भी है लेता भी है, लेकिन अगर कैलकुलेटिव रिस्क लिया जाए तो ये देता ज्यादा है लेता कम है, ठीक है। लेकिन सर अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी 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 रास्ता बाकी है, हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर ये 419% क्या, ऐसा आपको वेराइटीज ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शन मिलेगा। 419 क्या भाई, अगर 50% भी रिटर्न आ जाए ना तो भी बहुत है, ठीक है सर। मैं आपको बेसिक्स लेवल डेवलप कर रहा हूँ अभी, जब हम लोग स्ट्रेटेजी वगैरह में जाएंगे आपको और मजा आएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो मजा ज्यादा आएगा सर। नेक्स्ट दिन हम लोग कॉल ऑप्शंस बाई करना सीखेंगे, चार्ट पैटर्न देखेंगे, ठीक है, कैंडल स्टिक्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से कैंडल स्टिक के ऊपर बेस करके, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके ट्रेड लेना चाहिए, और उस ट्रेड में किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन क्रिएट होता है। ठीक है सर। पीयूष पूर्वा আপনি বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ পীযূষ বল, কি বললি? স্যার ফিউচারের কিছুটা তো দেখা হয়নি, ওই জন্য কিছু জায়গা বুঝতে পারছি না, আরেকবার করে দেখতে হবে। আচ্ছা একটু ফিউচারটা দেখে নেবেন যদি সুবিধা হয়, হ্যাঁ। খুব যদি হয়ে যায় খুব ভালো হয়। হ্যাঁ ফিউচারের অনেকটা জায়গা দেখা নেই তো, এবার আপনারটা শুনছি, এবার অতটা ইয়ে করতে পারছি না, একটুখানি না দেখলে। একটু ফিউচারটা 2-4টে করে ক্লাস দেখে নিন না, 1-2 সপ্তাহ হার্ডলি লাগবে, আপনি দেখবেন অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। হ্যাঁ সেই জন্যই না, আমি এই 3 দিনের মধ্যে করে নেবো, শুক্র শনি রবি ছুটি আছে। ঠিক আছে। সম্পদ স্যার সুমিত, আমি বলছিলাম যে হ্যাঁ রেপো আর হ্যাঁ স্যার। রিস্ক ফ্রি রেট মানে সিমিলার হয়। এই রেপো আমরা যে ফেয়ার ভ্যালুতে রেপো যে একটা মানে রেপো যে পার্সেন্টেজ আছে সামথিং একটা, আর এক্সপি রেট যে আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম ওদের কি সিমিলার কনসেপ্ট নাকি?
মানে রেপো রেট সিমিলার আরেকটা কি বলছি তাই বুঝতে পারছি না। রিস্ক ফ্রি রেট নেই রিস্ক ফ্রি রেট আলাদা, future rate রিস্ক এরকম। ফ্রি রেট আলাদা। রিস্ক ফ্রি রেট হচ্ছে সেই রেটটা যে রেটে আমি কোনো জায়গাতে উইদাউট রিস্কে টাকা রাখতে পারি। সাপোজ তুই আজকে ব্যাংক এফডি তে টাকা রাখবি, রিস্ক ফ্রি অনেকটা, টাকা ডোবার চান্স খুব কম, নেই বললেই চলে। বা তুই গভর্নমেন্ট বন্ড কিনবি, সিকিউরিটিজ কিনবি, সেটা হচ্ছে রিস্ক ফ্রি রেট, ঠিক আছে। কিন্তু রেপো রেটটা কি? রেপো রেট হচ্ছে আরবিআই এর কাছে একটা টাকা জমা রাখতে হয় কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে, সেই রেটটা যেটা, সেই রেটটা রেপো রেট বলে, রিপারচেস রেট। এই রেটটা আরবিআই এর আচ্ছা সাথে কমার্শিয়াল ব্যাংকের এগ্রিমেন্ট। এটা অ্যাকচুয়ালি ওভারঅল ইকোনমির হুম, ফ্যাক্টর। রেপো রেট ইজ ওভারঅল ইকোনমি ফ্যাক্টর। এখানে কমার্শিয়াল ব্যাংকে যে ডিপোজিট রাখতে হয় বা টাকা নিতে হয় আরবিআই এর থেকে, সেই রেটটা হাই হয়। সেই রেট হাই হয়ে গেলে ইকোনমিতে এফেক্ট পড়ে। মানে কমার্শিয়াল ব্যাংকের উপরে যদি প্রেশার বাড়ে, ধর আগে 4% ছিল, এখন ধর 4.5% করছে, তাহলে কমার্শিয়াল ব্যাংক আমাদেরকেও হাই রেটে চার্জ করবে। যখন একটা হোম লোন নিতে যাবি, একটা বিজনেস লোন নিতে যাবি, একটা কার লোন নিতে যাবি, সব জায়গাতে লোন রেট হাই হয়ে যাবে। সেটার ইম্প্যাক্টে কি হবে? ইকোনমিতে ক্যাশটা কমে যাবে। ক্যাশ কমে যাওয়া মানে বিজনেসে একটা ইফেক্ট পড়া, ব্যাংকের বিজনেসে ইফেক্ট পড়া। মানে ব্যাংকের মেইন বিজনেস কি? লোককে লোন দেওয়া, লোন থেকেই ব্যাংক কামায়। আর যদি লোক লোনটাই কম নেয়, তাহলে ব্যাংকের বিজনেসটা কি হবে? বুঝলাম স্যার। বুঝতে পারলি? এই জন্য হ্যাঁ রেপো স্যার, রেট, হ্যাঁ রেপো রেট। আচ্ছা এবারে বলবি তাহলে স্যার আরবিআই রেপো রেট বাড়ায় কেন? অনেক সময় টাকা এত বেশি বেড়ে যায় মার্কেটে, ইনফ্লেশন শুরু হয়ে যায়, ঠিক আছে। মানে লোকের কাছে অনেক টাকা, তো অনেক টাকা যখন মার্কেটে খুব কম জিনিসকে চেজ করে, ধর 10টা লোকের কাছে কোটি টাকা আছে আর মার্কেটে একটা জিনিস আছে 5,000 টাকা, তো সব কোটিপতিরা যদি 5,000 জিনিসটা কিনতে চায়, এ বলবে আমি নেবো, ও বলবে আমি নেবো, সে বলবে আমি নেবো, তাহলে 5,000-এর জিনিসটা আর 5,000 থাকবে না, ওটা অটোমেটিক্যালি 5 লাখে পৌঁছে যাবে। কথাটা বুঝতে এই পারলি? কনসেপ্টটা স্যার মেইনলি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেতে বিশেষ করে ল্যান্ডের ক্ষেত্রে বেশি হচ্ছে, ইয়েস এক্স্যাক্টলি। মানে জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, এবারে যখন ইনফ্লেশন, ওভারঅল মার্কেটে ইনফ্লেশন বাড়তে থাকে, তখন রেপোকে বাড়িয়ে দেওয়া যাতে লোকের হাতে টাকা কমে যায়। হুম, তাই না? এরকম বুঝলাম। আরো অনেক রিজন আছে, আমি জাস্ট একটা দুটো বলবো। এগুলো সব ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট। এই স্যার। কনসেপ্ট গুলো বুঝতে পারলে ধীরে ধীরে খুব সুবিধা হবে। ঠিক আছে, আমি যখন ফান্ডামেন্টালের ক্লাস স্টার্ট করব, তখন ফান্ডামেন্টাল করবি। ফান্ডামেন্টাল করলে Okay, এই যে sir. ইকোনমিক চিন্তাগুলো ডেভেলপ হবে। ওকে, আজ এতটাই তাহলে। নেক্সট উইক ওকে দেখা, স্যার, নেক্সট উইক মিলে গেছে। ঠিক আছে, টাটা। ও দাদা, রাখছি স্যার। ওকে বাই। বাই দাদা। ওকে টাটা। স্যার বল। বলছি স্যার, এই স্ট্রাইক প্রাইসটা সবসময় নিচে নিচ্ছে কেন? এটাই তো বুঝতে পারছি না। মানে যেটা মার্কেট প্রাইস চলছে বলবো থেকে নিচে যাচ্ছে, তো তাহলে তো স্যার লাভ কি হবে? বলবো নেক্সট ক্লাসগুলোতে বলবো কখন কোনটা নেওয়া উচিত। অনেকগুলো ব্যাপার আছে, একরকম ব্যাপার নেই, ঠিক আছে। ঠিক আছে, রাখছি স্যার। ঠিক আছে।